हेलो एवरीवन, श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री आईएएस एकेडमी ने वर्ल्ड हिस्ट्री ऑप्शनल की क्लासेस की शुरुआत की है, जिसमें हमारा पार्ट 1 आ चुका है। ये हमारा पार्ट 2 है। अपने इस पार्ट 2 में आज हम पुनर्जागरण टॉपिक से रिलेटेड हर एक एंगल को कवर कर लेंगे, जो कि काफ़ी ब्रॉड टॉपिक होता है और इसे कवर करने के बाद आप इस टॉपिक की एक व्यापक समझ बना पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये है हमारा आज वर्ल्ड हिस्ट्री ऑप्शनल का पार्ट 2, जिसके अंतर्गत आज हम कई सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक को कवर करेंगे। वास्तव में कई सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक का मतलब यहाँ पे है कि पुनर्जागरण से रिलेटेड जितने भी एंगल में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है और जितने भी एंगल की पूरी कहानी है, उस सब को काफ़ी ब्रॉड एंगल लेवल पे हम डिस्कस करेंगे। चाहे उसके अर्थ की बात हो, चाहे कारण की बात हो, चाहे स्वरूप की बात हो, या फिर विशेषता या प्रभाव और परिणाम की बात हो। होता क्या है कि यूपीएससी में जब आंसर राइटिंग आप करते हैं मेंस की खास तौर पर, तो पुनर्जागरण से रिलेटेड क्वेश्चन तो आपका नहीं आता है, बट जीएस के लेवल पे क्वेश्चन ज़रूर आता है। और साथ ही अगर आपको पुनर्जागरण के बारे में नहीं पता है तो इसके नेक्स्ट टॉपिक आपको प्रबोधन के बारे में समझ कम विकसित हो पाती है, क्योंकि कई सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो आपसे प्रबोधन में पूछे जाते हैं, बट उनका कॉन्सेप्ट जो है वो पुनर्जागरण में निहित होता है। तो आज हम पुनर्जागरण के टॉपिक को काफ़ी ब्रॉड में एंगल में डिसाइड करेंगे। इसको डिस्क्राइब करने के बाद ये पता चल पाएगा कि वास्तव में पुनर्जागरण किस तरीके से एक प्रकार का बीज था, जिसका वृक्ष प्रबोधन में तैयार हुआ, जिसके फल अमेरिका और फ्रांस की क्रांति के रूप में दुनिया ने चखे। वास्तव में ये स्टेटमेंट ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, तो आप जब तक ये नहीं समझ पाएंगे कि ये बीज था कैसे इसने वैज्ञानिक खोजों को बढ़ावा दिया, कैसे इसने मानववाद को बढ़ावा दिया, कैसे इसने व्यक्तिवाद को प्रमोट किया, इन सारी कहानियों को हम यहाँ पे एनालिसिस करेंगे। ठीक है, तो आप में से जो बच्चे पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, उनसे मेरी ये रिक्वेस्ट है कि वो इससे पहले हमारा जो पार्ट 1 आया है उसे देख लें। क्यों? क्योंकि पार्ट 1 में हमने कई सारी ऐसी बातों को जिक्र किया है जिनका जिक्र हम यहाँ पर नहीं करेंगे। तो इसलिए आप उस चीज़ को सबसे पहले देख लें, और जब आप उसे देख लेंगे तो आप समझ जाएंगे कि वास्तव में हम आज अपनी कहानी में किस तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम अपनी प्रीवियस कहानी को थोड़ा सा रिपीट कर दें, क्योंकि कई सारे बच्चों को पता होना चाहिए कि हमने अपनी प्रीवियस कहानी में कई महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़े थे, जिसमें हमने देखा था कि पूर्वी और पश्चिमी रोमन साम्राज्य का कैसे पतन हुआ। हमने ये भी देखा था कि वास्तव में रोमन एम्परर, या कहें कि वर्ल्ड हिस्ट्री को जो 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है वो किस तरीके से था, पहली से 5वीं सदी, 5वीं से 14वीं सदी और 14वीं सदी से बाद का यूरोप। पहली सदी जो थी वो प्राचीन गौरव का काल थी, बीच की जो सदी थी वो मध्य थी, जिसको अंधकार का काल कहते हैं, जिसमें सामंतवादी व्यवस्था ने जन्म लिया था। और ये सामंतवादी व्यवस्था वास्तव में वेस्टर्न यूरोप का पार्ट थी, या कहें कि वेस्टर्न रोमन साम्राज्य का ये पार्ट थी। आप में से सभी बच्चों ने इस चीज़ को पढ़ा है। तो अब हम क्या करेंगे, उसी के आगे की कहानी को यहाँ पे पढ़ने की कोशिश करेंगे और आपको ये बताएंगे कि उसके बाद आपको किस तरीके से इसे सॉल्व करना है। ठीक है, उम्मीद है आप इस चीज़ को समझ रहे होंगे। तो हम यहाँ पे शुरुआत करते हैं जहाँ पे हमने लास्ट में आपको सामंतवाद से छोड़ा था। सामंतवाद आपने पढ़ा था, हमने आपको बताया था कि सामंतवाद का पतन हो गया था। क्यों हुआ था? क्योंकि उस समय जो मैनर व्यवस्था थी वो समाप्त होने लगी थी, उसकी जगह पे गिल्ड व्यवस्था आ गई थी। और गिल्ड व्यवस्था ने किस तरीके से व्यापार वाणिज्य को प्रमोट किया था, किस तरीके से धर्म युद्ध ने पूर्वी देशों के साथ इनका संपर्क स्थापित किया, और उस व्यापार वाणिज्य से कैसे मध्यम वर्ग का उदय हुआ, और उस मध्यम वर्ग ने कैसे कवियों को, उस समय के विद्वानों को, उस समय के शिक्षकों को संरक्षण देकर चर्च की प्रभुता को समाप्त किया, चर्च के उन विचारों का उल्लंघन किया जिसमें सूद लेने की प्रथा को चर्च दोषी मानता था। साथ ही धर्म युद्ध के बाद
स्थिति ये भी हुई कि जो सामंतवादी जो प्रभुत्व था, जो इनका एकाधिकार था, ये भी पतन की ओर चला गया और जो पूंजीपति वर्सेस सामंतवाद विशेषाधिकारों का जो युद्ध चलता था उसमें भी ये प्रबल रूप से आगे आ गए। इसीलिए कई सारे हिस्टोरियंस का ये मानना होता है कि जो वास्तव में पुनर्जागरण आया वो मध्यम वर्गीय चेतना के कारण आया, अर्थात मध्यम वर्गीय चेतना ने जैसे कला, विज्ञान और साहित्य को संरक्षण दिया तो उस संरक्षण से ही यूरोप में पुनर्जागरण आया। लेकिन कई सारे हिस्टोरियंस ये भी कहते हैं कि ये बात तो ठीक है कि पुनर्जागरण वास्तव में आया एक तरीके से मध्यम वर्गीय चेतना के कारण, लेकिन इस पुनर्जागरण का जो इम्पैक्ट पड़ा वो वास्तव में न केवल मध्यम वर्ग में पड़ा बल्कि पूरे के पूरे आम जनमानस को इसने प्रभावित किया। इसलिए ये कहना कि वास्तव में मध्यम वर्गीय चेतना ने केवल मध्यम वर्गीय हितों में काम किया, ये गलत है। ठीक है, इतनी बातें आप समझ गए। हम काफ़ी डिटेल में आगे जाएं, इससे पहले आपको बेसिक कुछ चीज़ें और बता देते हैं। हमने आपको जब ये सारी चीज़ें बताई कि सामंतवाद का किस तरीके से पतन हो गया, किस तरीके से सामंतवादी व्यवस्था समाप्त हो गई और किस तरीके से यूरोप में एक नई चेतना का जन्म हुआ। वास्तव में ये नई चेतना कोई और नहीं थी, ये नई चेतना उस समय के पुराने रोमन साम्राज्य, पुराने का मतलब जो प्राचीन, प्राचीन का मतलब हमने अभी आपको बताया था किससे, 1 से लेके 5th जो सदी तक का जो रोम था उसके गौरव को ये बखान करने लगे। इनका उद्देश्य था कि हमारा जो पुराना रोमन साम्राज्य था उसका उत्थान हो। लेकिन एक बात ध्यान रखना, इन्होंने जिस पुराने रोमन साम्राज्य की बात की उसमें सब कुछ पुराना नहीं था। ऐसा नहीं था कि उस समय की इकोनॉमिक सिचुएशन हो, उस समय का विज्ञान हो, उस समय का साहित्य हो, उस समय के लोग हों। इन्होंने कहा कि गौरव तो पुराना होगा लेकिन ये आधुनिकता से संबद्ध होगा। आधुनिकता से संबद्ध का मतलब इसमें आधुनिक विचारों को समावेशित किया जाएगा, इसमें विज्ञान और तथ्यपरक शिक्षा की बात की जाएगी। क्लियर, इन सारी चीज़ों को इसमें शामिल किया गया। इसीलिए कहा जाता है कि उस समय के जो 5वीं से 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व, ध्यान देना यहाँ पे मैं BC बोल रहा हूँ, ये जो टाइम पीरियड है 1 से 5 ये AD है और जो मैं इस समय बोल रहा हूँ ये BC है। तो BC के टाइम पीरियड पे क्या था कि उस समय यूरोप में कई सारे विचारक, आप सुकरात को पढ़ते हैं, आप उस समय प्लूटो को पढ़ते हैं, उस समय अरस्तु को पढ़ते हैं, उस समय पाइथागोरस को पढ़ते हैं। तो इन विचारकों ने इस मध्यम वर्गीय चेतना को एक तरीके का आधार प्रदान किया था, इनको नए नए आयामों से रूबरू कराया था। तो जब ये मध्यम वर्गीय लोग 14वीं से 15वीं सदी में नई चेतना के लिए अग्रसर हो रहे थे तो उन्होंने इन्हीं के सिद्धांतों को आधार बनाया और इन सिद्धांतों से प्रेरणा लेकर आधुनिक यूरोप को गढ़ने की कोशिश की। इतनी बातें आप समझ गए। यानी कि सिंपल सी अगर हम बात कहें तो वो ये कि जो पुनर्जागरण था वो प्राचीन यूनानी रोमन उपलब्धियों से सुसज्जित था। लेकिन ये बात भी ठीक है कि उन सुसज्जित जो लौकिक चीज़ें थी उसके अलावा उसमें लौकिक पुनरुत्थान का भी नाम था जो आधुनिकता से पोषित था। ठीक है, और इस पे केंद्र में कौन था? इस पे केंद्र में था मानव। इतनी बातें आपकी क्लियर हो गई होंगी, हम समझ सकते हैं। दूसरा प्रश्न ये आता है कि सर पुनर्जागरण का जो बेसिक मतलब है वो क्या है? क्या पुनर्जागरण का मतलब केवल और केवल फिर से जागना है या पुनर्जागरण का मतलब जो इंसान सोया हुआ है उसको जगाना है? वास्तव में पुनर्जागरण का मतलब फिर से जागना से ये बिल्कुल नहीं है कि उस समय लोग सो गए थे। पुनर्जागरण से मतलब ये है कि उस समय की जो सुसुप्तावस्था विद्यमान थी, उस समय जो यूरोप की जो चेतना सुसुप्त पड़ गई थी, जो मध्यकाल के अंधकार में सुसुप्त हो गई थी, उससे फिर से जागृत करना। अर्थात ये किसी एक मानव के जागने की बात नहीं थी बल्कि पूरे के पूरे उस समुदाय को जगाने की बात थी ताकि व्यक्ति अपनी असीम क्षमताओं को पहचान सके। और एक और बात कि जो पुनर्जागरण था इसमें कोई पॉलिटिकल मूवमेंट
या कोई रिलीजियस मूवमेंट नहीं थी, बल्कि ये एक मानव के अंदर उत्पन्न होने वाली विशिष्ट चेतना का परिणाम था। इसमें इस बात को तरजीह दिया गया कि हम धर्म के स्थान पर मानव को केंद्र में रखेंगे। आप में से कई सारे बच्चों के दिमाग में एक प्रश्न आ रहा होगा बार बार कि सर आप मानव शब्द क्यों उपयोग कर रहे हैं? आप यहाँ पे आदमी, पुरुष ये शब्द भी तो उपयोग कर सकते थे, आप यहाँ पे व्यक्ति शब्द भी तो उपयोग कर सकते थे, बट मानव क्यों उपयोग कर रहे हैं? तो जब आप इंग्लिश की बुक पढ़ते हैं तो इंग्लिश की बड़ी बड़ी जो हिस्टोरियंस की बुक हैं, उन्होंने अपनी बुक में एक वर्ड यूज किया है ह्यूमन। क्लियर? और ह्यूमन की सबसे खास बात जानते हैं क्या है? ह्यूमन की सबसे खास बात ये होती है कि ये जेंडर इक्वल होता है। जेंडर इक्वल का मतलब आप इसे मेल और फीमेल दोनों के लिए यूज कर सकते हैं। जैसे आप में से कई सारे बच्चों को शायद पता होना चाहिए कि हमारा जो स्पेस मिशन है गगनयान, वो हो सकता है फर्स्ट ह्यूमन मिशन बने। यानी कि क्यों? क्योंकि उसमें हम मैन या वुमेन किसी को भी भेज सकते हैं। और आप लोग भी यही ह्यूमन वर्ड ही उपयोग किया करें, कभी भी मैन या वुमेन वर्ड उपयोग ना किया करें। इससे क्या होता है कि आपकी एक इमेज बन जाती है। इतनी बातें आप समझ गए? तो जैसा कि मैं बता रहा हूँ कि पुनर्जागरण ऐसे जागृत हुआ। अब प्रश्न ये उठता है कि वास्तव में पुनर्जागरण की शुरुआत होती कहाँ से है? तो कई सारे इतिहासकार तो ये कहते हैं कि 1453 में जो कुस्तुनतुनिया का जो पतन हुआ, यानी कि कुस्तुनतुनिया पर जो तुर्कों ने आक्रमण किया, वास्तव में वही पुनर्जागरण की शुरुआत थी। लेकिन इस चीज़ को लेकर काफ़ी सारी डिबेट हैं। डिबेट इसलिए भी हैं क्योंकि कई सारे हिस्टोरियन का मानना है कि भाई 1453 थी वो एकमात्र लास्ट डेट नहीं थी। आप ऐसा नहीं कह सकते कि 1453 से ही वास्तव में पुनर्जागरण शुरू हुआ। क्यों? क्योंकि 1453 से पूर्व कई सारे जो विद्वान थे वो यूरोप में जा चुके थे। उन्होंने कुस्तुनतुनिया के पतन की तारीख से पहले ही इटली जैसे नगरों में स्थान अपना ग्रहण कर चुके थे। चाहे मार्सिल की बात हो, चाहे क्राइसोलेरेस की बात हो, ये जितने भी ब्राजेंटाइनाई समाज के जो विद्वान थे, उस समय जो बेजेंटाइन साम्राज्य होता था, वो सब के सब इटली के विद्वानों के आग्रह पर जा चुके थे, जो कि 1453 से ही पहले से वो रोम में निवास करने लगे, फ्लोरेंस में अपने विचारों को प्रस्फुटित करने लगे। और यही चीज़ आप तब देखते हैं जब ग्वायरिनो द वेरोनो नाम का एक इटालियन, जो कि कुस्तुनतुनिया से 1409 में ही अपने देश इटली वापस आया, और उसने क्या किया, कई सारी यूनानी पुस्तकों, कई सारी लैटिन पांडुलिपियों को भी साथ लाया। मतलब उन सभी ज्ञान के पिटारों को अपने साथ लाकर इटली में ज्ञान को प्रज्वलित करने का प्रयत्न किया। अतः ये कहना कि 1453 पुनर्जागरण का प्रारंभ काल है अतिशयोक्ति है। कई बार होता क्या है, जब आप लोग मॉडर्न इंडिया पढ़ते होंगे, आप में से कई सारे बच्चों को अच्छे से पता है, जब आप लोग मॉडर्न इंडिया पढ़ते हैं तो वहाँ पे एक वर्ड नहीं आता है कि 1707 के बाद या 1757 के बाद भारत में आधुनिक युग का शुरुआत हुई। आपने हमेशा स्टेटमेंट सुना होगा कि भारत में मध्यकाल का अंत हुआ और आधुनिक भारत की शुरुआत हुई। तो कई सारे हिस्टोरियन जो होते हैं ना, वो इसको भी यही मान लेते हैं। तो आपको समझना होगा कि नहीं साहब, 1453 वास्तव में कोई डेट नहीं थी। ठीक है, इसके पहले भी यूरोप में ये चीज़ें होने लगी थी। प्रश्न उठता है कि आपसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा? आपसे सिंपल से क्वेश्चन पूछेगा कि कुस्तुनतुनिया के पतन से पूर्व ही यूरोप के लोग यूनानी साहित्य से परिचित हो चुके थे, विवेचना करें। और जब आप इसमें विवेचना करेंगे तो आप बता देंगे। अब यहाँ एक वर्ड आया है यूनानी। यूनानी का सामान्य सा मतलब है आज की दिशा में, आज की दृष्टि में ग्रीस। आज जो ग्रीस कंट्री है उसको हम यूनान के रूप में संबोधित करते हैं। इतनी बातें आप समझ गए? देखो एक बात मैं यहाँ पे आपको क्या बताना चाह रहा हूँ, हमने आपको पीडीएफ तो भेज दी है, पीडीएफ में हमने हर एक चीज़ सीरीज़ में आपको बता दिया है, बट यहाँ हम आपको जो पढ़ा रहे हैं ना, यहाँ हम आपकी सरलता और आपकी सहजता के अनुरूप कहानी के हिसाब से पढ़ा रहे हैं। तो हम पीडीएफ को लाइन बाय लाइन देख के आपको नहीं पढ़ाएंगे, क्योंकि पीडीएफ आपके लिए है।
हम आपको जब पढ़ाते हैं तो पीडीएफ को अगर देख के पढ़ाएंगे तो भाषा का फ्लो नहीं आएगा और आपको ये लगेगा कि ये चीज़ समझ में नहीं आ रही, क्योंकि वहाँ पे मुझे एक एक लाइन देखनी पड़ेगी और वो फिर मज़ा नहीं है। आप हमारी इस क्लास को सुनने के बाद, और वैसे भी हम तो बोर्ड का उपयोग ही कर रहे हैं ना, तो आप तो खुद ही देख रहे होंगे, बाकी आपने पीडीएफ से लिपिबद्ध कर लिया होगा। तो जब आप यहाँ पे सुनेंगे तो आपको चीज़ें अपने आप सारी रिकॉल हो जाएंगी। ठीक है, इतनी बातें आप समझ गए। चलिए, हमने आपको ये चीज़ें बता दी कि आखिरकार क्यों ये सारी सिचुएशन हुई। अब दूसरा कारण यहाँ पे एक और आता है कि ठीक है साहब, कुस्तुनतुनिया का पतन हो गया, कुस्तुनतुनिया से पूर्व ही लोग इटली में जाकर या फ्लोरेंस में जाकर निवास करने लगे। लेकिन सर ये बताइए कि सबसे पहले जो पुनर्जागरण था वो इटली में ही क्यों हुआ? आखिरकार वो कौन से रीजन थे जिसने इटली में ही सबसे पहले पुनर्जागरण को प्रज्वलित किया? तो आप बताइए। अभी मैंने क्या बताया था कि सबसे पहले लोग कुस्तुनतुनिया से कहाँ गए? इटली में। क्यों? क्योंकि ये सबसे नज़दीक था कुस्तुनतुनिया के। ठीक है, अभी हम मैपिंग में आपको सब कुछ दिखा देंगे, अभी बस यहाँ पे समझिए। आपके पास पीडीएफ होगी, आपने वहाँ पे मैप में देख लिया होगा, बट यहाँ पे हम फिर आपको दिखा देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले वो इटली गए। दूसरा रीजन ये था कि इटली की जो भौगोलिक लोकेशन थी वो काफ़ी अच्छी थी। एक तो बंदरगाही नगर था, दूसरी बात क्या है कि इसके चारों ओर सामुद्रिक तट थे, भूमध्य सागर में पड़ता है। साथ ही यहाँ पे स्वतंत्र नगर राज्यों का उद्भव हुआ था जो कि सामंतवादी व्यवस्था से पूरी तरह स्वतंत्र थे। यहाँ के जो लोग थे मध्यम वर्गीय, जिनको हम व्यापारी वर्ग कहते हैं, क्योंकि जब व्यापार वाणिज्य की शुरुआत हुई तो उन लोगों ने यहाँ के विद्वानों को संरक्षण दिया। चाहे वो दांते की बात हो, चाहे पेटौर की बात हो, चाहे लियोनार्डो दा विंसी की बात हो, चाहे एंजेलो की बात हो, इन सब को यहाँ के मध्यम वर्ग ने संरक्षण दिया। और संरक्षण देने से क्या हुआ, यहाँ पे कई सारी एकेडमियों, कई सारे विश्वविद्यालयों की शुरुआत हुई। इन विश्वविद्यालयों में मानवतावाद का पाठ पढ़ाया गया। इन विश्वविद्यालयों में व्यावसायिक शिक्षा प्रमोट की गई। तार्किक तर्क संबद्ध विद्या का रसपान हुआ। व्यावसायिक ज्ञान की शुरुआत हुई और लोगों में वैज्ञानिक अन्वेषण की खोज की प्रवृत्ति का विकास हुआ। सिंपल सा मतलब है कि इटली ने लोगों को प्रबुद्ध बना दिया, यानी कि लोगों के अंदर ज्ञान की उस लौ को प्रज्वलित कर दिया जो वास्तव में पुनर्जागरण का बेस बनी। ठीक है, साथ ही आप यहाँ पे जब कई सारे व्यापारिक केंद्र था तो कई छोटे छोटे नवीन नगर बने, शहर बने, नगरीकरण हुआ, जिनमें नेपल्स को आप देख सकते हैं, मिलान को देख सकते हैं, फ्लोरेंस को देख सकते हैं, आप वेनिस को देख सकते हैं। और आपको पता होना चाहिए वेनिस का ही निवासी था मार्को पोलो, जो कि कुबलई खां के दरबार में गया था। अभी हम पढ़ेंगे कुबलई खां कौन था, मंगोल साम्राज्य का किस तरीके से, वो भी पढ़ाएंगे। ठीक है, बट ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी कि ये जो नगर बने तो इन नगरों में क्या हुआ कि बड़े बड़े नाट्यशालाएं बनाई गई, यानी कि नाटक वगैरह होने लगे, रंगमंच बनने लगे। यहीं पर बड़े बड़े पुस्तकालय बनाए गए, बड़े बड़े संग्रहालय बनाए गए और इन पुस्तकालयों में, संग्रहालयों में लोग आने लगे। उन्होंने पुस्तकों का रसपान किया, उनकी जो दृष्टि थी वो वैज्ञानिक परख हुई और उस वैज्ञानिकता ने लोगों को भौगोलिक खोजों की ओर प्रेरित किया और यूरोप में पुनर्जागरण को एक तरीके से प्रवर्धित किया। इतनी बातें आप समझ गए। कई बार क्या होता है ना कि जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो लोग लिख नहीं पाते हैं, उनके पास तथ्य नहीं होते और कहानियों को घुमाने लगते हैं। और आप जब आज हमारा पूरा टॉपिक पढ़ लेंगे तो हर एक टाइप के क्वेश्चन को आप बहुत अच्छे से कर लेंगे। ठीक है, साथ ही इसमें और 2-3 बातें मैं आपको बता दूं, वो ये कि इटली में ही इसलिए हुआ, एक तो इसका रीजन ये भी था क्योंकि ये प्राचीन रोमन साम्राज्य के खंडहरों पर बसा था। आपको याद होगा जब मैं आपको प्रीवियस पार्ट में पढ़ा रहा था ईस्टर्न रोमन और वेस्टर्न रोमन, तो ईस्टर्न रोमन की राजधानी मैंने आपको क्या बताई थी, कुस्तुनतनिया, और वेस्टर्न की रोम। रोम जो था ये वास्तव में इटली की सिटी थी और रोम में ही एक और स्थान था वेटिकन। वेटिकन वास्तव में पोप का निवास स्थान होता था और यहीं पर कई ऐसे भी पोप थे जिन्होंने इन पुनर्जागरण काल के कवियों को, विद्वानों को संरक्षण दिया, जिसमें आप पोप निकोलस पंचम का नाम काफ़ी उल्लेखनीय रूप से सुन सकते हैं, जिसने वेटिकन पुस्तकालय का निर्माण करवाया था।
समझ रहे? तो इस परिस्थितियों ने भी इटली में एक तरीके से प्रबोधन के बीज को रोपित किया। समझ गए? क्यों? क्योंकि वो लोग चाह रहे थे कि जो हमारा प्राचीन रोमन साम्राज्य है, जैसे आप हमेशा देखेंगे आप में से जितने भी लोग बिहार के होंगे, ठीक है, काफ़ी गौरव महसूस होता होगा कि जब बिहार से कोई बच्चा सिलेक्ट होता है या कोई बच्ची सिलेक्ट होती है तो आप नालंदा का गुणगान करते हो। उसी तरीके से तक्षशिला वाले तक्षशिला का गुणगान करते हैं, मथुरा या वृंदावन के रहने वाले लोग कृष्ण का गुणगान करते हैं, द्वारका गुजरात में रहने वाले लोग द्वारकाधीश का गुणगान करते हैं। आप कोणार्क में चले जाएंगे तो वहाँ उड़ीसा में सूर्य मंदिर का लोग गुणगान करते हैं। साउथ इंडिया में लोग अपना गुणगान करते हैं। उत्तर प्रदेश में प्रभु श्री राम का गुणगान करते हैं। उत्तराखंड में लोग केदारनाथ बद्रीनाथ का गुणगान करते हैं। जम्मू कश्मीर में चले जाइए तो हर जगह, कहने का मतलब है कि हर एक प्लेस जहाँ पर उसका रिचुअल या वहाँ का कल्चरल कोई इवेंट था प्राचीन काल में, उस धरोहर का लोग गुणगान करते हैं और वो उनको एक तरीके से मोटिवेशन देता है। कहा नहीं जाता है कि तुम्हारे मोहल्ले की लड़की या तुम्हारे मोहल्ले का लड़का जब कलेक्टर बन गया तो तुम क्यों नहीं बन सकते? बिहार की धरती से जब इतने विद्वान निकल सकते हैं तो तुम क्यों नहीं निकल सकते? राजस्थान की जो धरती है वो सूरवीरों की धरती है, तुम क्यों नहीं कर सकते? ये जो प्रश्न होते हैं ना, ये लोगों को अंदर से आंदोलित कर देते हैं। कहा नहीं जाता कि हरियाणा में बबीता फोगाट और गीता फोगाट जब बन सकती हैं तो आप क्यों नहीं बन सकते? नॉर्थ ईस्ट में जब हिमा दास बन सकती हैं तो आप क्यों नहीं बन सकते? ये जो होता है ना हमारा अंदर से मोटिवेशन करने का जो प्रोसेस, वही इटली में था। समझ गए? इतनी चीज़ें हमने आपको ये भी बता दिया था कि इटली जो था वास्तव में स्वतंत्र राज्यों पे डिपेंड हुआ, और जब वहाँ पे जो स्वतंत्र राज्यों का निर्माण हुआ तो यहाँ सामंतवादी व्यवस्था तो थी नहीं। मैंने ऑलरेडी सामंतवादी क्या होता है बहुत अच्छे से बताया है, फिर भी मैं यहाँ पे एक लाइन में बता दूँ। सामंतवादी का मतलब ये होता है भूमि आधारित स्वामित्व की प्रणाली, यानी कि किसके पास कितनी ज़मीन है, उस ज़मीन पर वो कई वर्कर्स के माध्यम से, सर्व के माध्यम से, विलेंस के माध्यम से उस पर वर्क कराता था फ्री वर्कर्स के रूप में, चाहे वो किसान हो चाहे रैयत हो, उसको सामंतवादी व्यवस्था कहते थे। ठीक है, सामान्य तौर पर, बाकी डिटेल में हमने वहाँ बता दी, यहाँ बताएंगे तो चीज़ें रिपीट होंगी। तो ये जो स्वतंत्र राज्य थे ना, सामंतवादी जब व्यवस्था थी नहीं, तो लोग यहाँ पे मुक्त थे, आज़ाद थे, उनके विचार यहाँ पे आज़ाद थे। तो इससे क्या हुआ कि उदारवादी विचारों का यहाँ पे जन्म हुआ, और उन उदारवादी विचारों ने लोगों में एक तरीके से तर्क और तथ्य के लिए पुष्टि प्रदान की। लोग तथ्य और तार्किक बन गए। और इम्पॉर्टेंट बात ये भी है कि कई सारे विचारकों की जन्मस्थली रही, चाहे पेटार्क की हो, चाहे दांते की हो, चाहे लियोनार्डो दा विंची की हो, चाहे गियाटो की हो, ये सब लोगों की जन्मस्थली थी। तो कहने का मतलब जहाँ इन्होंने जन्म लिया उसका ऋण तो चुकाएंगे ना। तो उसके लिए इन्होंने स्वतंत्रता और व्यक्तिवाद जैसे कॉन्सेप्ट को जन्म दिया, जिसमें दांते की आप डिवाइन कॉमेडी को सुन सकते हैं, जिसमें उन्होंने काफ़ी अच्छी अच्छी बातें बताई हैं। इतनी बातें आप समझ गए? चलिए, कई बार आपसे क्वेश्चन एक पूछा जा सकता है, हम ये सारे क्वेश्चन इस पार्ट के बाद जो हमारा नेक्स्ट पार्ट आएगा ना, पार्ट 3, उसमें हम पुनर्जागरण में जितने भी क्वेश्चन आए हैं विगत वर्षों में या जितने आज आप पढ़ेंगे, इनमें जो जो क्वेश्चन बन सकते हैं उन सबको डिस्कस करेंगे। यानी कि एक तो आपका यहाँ पूरा कंप्लीट होगा टॉपिक, दूसरा आपका फिर से क्विक रिवीजन हो जाएगा नेक्स्ट पार्ट में, और ऐसा हम सबके साथ करेंगे। समय थोड़ा भले ही लग जाए, लेकिन इतना मजबूत तैयार कर लो कि इसके बाद जीवन में कभी पुनर्जागरण पढ़ने की ज़रूरत ही ना पड़े। ठीक है, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन क्या बनता है कि यूनान का जो पतन नहीं हुआ था बल्कि उसका इटली में प्रवजन हुआ था। मतलब कि 1453 में कुस्तुनतुनिया का पतन न होकर वास्तव में इटली में प्रवजन हुआ था। आप ऐसे बता सकते हैं। इतनी बातें समझ गए? बार बार मैं ये भी कह रहा हूँ कि कुस्तुनतुनिया, वास्तव में कुस्तुनतुनिया आज का इस्तांबुल शहर है। ठीक है, अभी हम सारी चीज़ें आपको दिखाएंगे। अभी हम चाह रहे हैं ना कि आपको हर एक चीज़ को पूरा ब्रॉड एंगल पे समझा दें, फिर चित्र दिखाने की बातें तो आ ही जाएंगी। आप बच्चे थोड़ा ना है कि हम तुरंत आपको चित्र दिखाएं और फिर तुरंत हम आपको बताएं। इतनी बातें आप समझ गए? चलिए, यानी कि आपने 2-3 एंगल कवर कर लिए। एक तो आपने ये कवर कर लिया कि वास्तव में क्या 1453 पुनर्जागरण का काल था, क्या वास्तव में इटली
में क्यों सबसे पहले पुनर्जागरण हुआ, ठीक है। और आपने पृष्ठभूमि देख ली, आपने अर्थ देख लिया। अब इम्पोर्टेंट बात आती है कि वास्तव में पुनर्जागरण के कारण क्या क्या थे। हमने बहुत सारे आपको कारण दिए हैं और आपको पता होना चाहिए यूपीएससी सीधे क्वेश्चन कारण पर ही पूछती है, तो हम कारण को आपको एक एक करके एक एक कारण को डिफाइन कर देंगे। क्यों? क्योंकि कई बार क्या होता है ना, यूपीएससी एक क्वेश्चन इंडिपेंडेंट पूछ देती है, आपसे सिंपल से क्वेश्चन पूछ देगी कि सामंतवाद के पतन ने ही वास्तव में पुनर्जागरण को प्रज्वलित किया, तो आप ये तो बता देंगे कि साहब सामंतवाद के पतन ने कैसे पुनर्जागरण को प्रज्वलित किया। फिर आप ये भी बताएंगे कि केवल और केवल सामंतवाद की ही भूमिका नहीं थी, कई अन्य कारण भी रिस्पॉन्सिबल थे, चाहे धर्म युद्ध की बात हो, चाहे व्यापार वाणिज्य के विकास की बात हो, चाहे कागज व मुद्रण प्रणाली के विकास की बात हो, चाहे भौगोलिक खोजों की बात हो, चाहे मंगोल साम्राज्य के उदय की बात हो, चाहे शिक्षा व साहित्य के विकास की बात हो। ये भी कई सारे रीजन थे जिन्होंने मिलकर वास्तव में पुनर्जागरण को प्रज्वलित किया। क्लियर? इतनी बातें आप समझ गए। चलिए अब हम क्या करते हैं कि एक एक कारण को काफ़ी अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर दें, ताकि आप ये समझ जाएं कि वास्तव में पुनर्जागरण का कोई एक निश्चित कारण नहीं था। ठीक है, तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि पहला हमारा जो कारण है वो कौन सा है? पहला हमारा कारण है धर्म युद्ध। आप में से जिन बच्चों ने हमारी करंट अफेयर्स की एडिटोरियल की सीरीज की शुरुआत की है, देखा है जिन्होंने, उसमें हमने इजराइल और पैलेस्टीन के इशू को काफ़ी अच्छे से डिटेल से डिस्कस किया था। उसमें हमने धर्म युद्ध का भी जिक्र किया था। तो अब आप समझ सकते हैं कि हमने वहाँ पे जो चीज़ का जिक्र किया था उसकी उपयोगिता यहाँ पे है। ठीक है, तो जैसा कि मैंने वहाँ पे आपको बताया था पहले से ही कि जो यरूशलेम सिटी है, यरूशलेम या जेरूशलेम आप जो भी उसे कहेंगे, ये ईसाइयों का भी तीर्थ स्थल है और मुसलमानों का भी तीर्थ स्थल है और यहूदियों का भी है। ठीक है, ईसाई वर्सेस मुसलमान जो युद्ध हुआ उसे कहा गया धर्म युद्ध। ठीक है, और इसी धर्म युद्ध को इंग्लिश में बोलते हैं क्रूसेड। आपने कई बार सुना होगा कि क्रूसेड वॉर, क्रूसेड वॉर। ये 11 से लेकर 13वीं एडी तक चला था। ठीक है, और इस युद्ध ने बहुत कुछ बदल कर रख दिया यूरोप का। ये बात अलग है कि इस युद्ध के कई निगेटिव इम्पैक्ट हुए, बट इस युद्ध के कई सारे पॉजिटिव इम्पैक्ट हुए। सबसे पहली बात क्या कि इससे जो यूरोप वासी थे वो पूर्व के संपर्क में आए। पूर्व का मतलब यूनान के संपर्क में आए, यानी कि अरब के वो संपर्क में आए। और अरब उस समय सबसे समृद्ध था, यूनान उस समय सबसे समृद्ध था, ज्ञान में भी, विज्ञान में भी, पद्धति में भी, विकास में भी, एजुकेशन में भी, हर एक चीज़ में आगे था। तो यूरोप वासियों ने इनसे ज्ञान लिया और ज्ञान लेकर अपने देश में उस ज्ञान को प्रज्वलित किया। तो एक तो ये कारण था धर्म युद्ध का। दूसरा क्या था कि धर्म युद्धों ने उन पोप पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया। जो पोप ये कहते थे कि हम जादू की छड़ी से पूरी की पूरी दुनिया को समाप्त कर सकते हैं, हम ईसा मसीह से मिलते रहते हैं, तो इनकी इस लेजिटमेसी पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया कि अरे भाई आप कुछ नहीं कर सकते हो, आप तो बस एक प्रोपोगंडा फैलाते थे, आप तो एक चींटी को भी नहीं बचा सकते हो, हम जैसे मानव को तो छोड़िए। जैसे आपने देखा होगा कोविड-19 के पेंडेमिक में जो धर्म की बातें करते थे, जो अध्यात्म के पुरोधा थे, वो सबके सब समाप्त हो गए। आपने देखा होगा प्रश्न चिन्ह लगने लगा था कि आप जिन मंदिरों में लाखों करोड़ों का दान करके आते हैं वो आज आपका सहयोग नहीं कर रहे। कौन सहयोग कर रहा? वो डॉक्टर, वो हॉस्पिटल्स, वो एजुकेशन, जिस पे आपने आज तक कभी चमन्नी भी डोनेशन नहीं दिया। मैं नहीं कह रहा हूँ और ना आपको कह रहा हूँ, बता रहा हूँ न्यूज़पेपर में चीज़ें चल रही थी। आपने काफ़ी सारे उस समय स्टेटमेंट वगैरह देखे होंगे कि ना मंदिर खुली है, ना मस्जिद खुला है ना। तो ये चीज़ें मतलब, ना देवालय खुले हैं, तो ये चीज़ें थी। तो आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। तो वही चीज़ यहाँ पे भी हुई कि इन धर्म युद्धों ने ये प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया कि भाई आप जो ये बोलते थे ना कि हम सब कुछ कर सकते हैं, आप कुछ नहीं कर सकते। जो भी करना होगा वो केवल और केवल मानव को करना होगा। यानी कि मानव की लेजिटमेसी यहाँ पर स्थापित हुई, मानव को तार्किकता से पोषित किया गया, वैज्ञानिक खोजों ने उसे प्रभावित किया। और आपको पता होना चाहिए कि अरस्तु के जो वैज्ञानिक ग्रंथ थे, अरबी के जो अंक थे, जो बीजगणित थी, जो कागज़ की पद्धति थी बनाने की, वो सब के सब इसी धर्म युद्ध के माध्यम से वेस्टर्न यूरोप में इंसर्ट हुई। और जब वो वहाँ पर इंसर्ट हुई
तो उससे क्या हुआ कि लोगों को वहाँ पे सोचने समझने का नॉलेज मिला और इसी विवेक से उन्होंने पुनर्जागरण को सफल बनाया। इतनी बातें आप समझ गए। चलिए अब दूसरी बात आती है यहाँ पे कौन सी, सामंतवाद का पतन। सामंतवाद का पतन कैसे हुआ ये हमने आपको प्रीवियस पार्ट में ही बता दिया था। आपको हमने बताया था कि किस तरीके से जब ये धर्म युद्ध चल रहा था तो ये जो सामंत थे ये सोचे कि पश्चिम से हम विलासिता की वस्तुएं मंगाएं, पूर्व से विलासिता की वस्तुएं मंगाएं और उस विलासिता के लिए इनको अधिक पैसे की ज़रूरत थी। उत्पादन धीरे धीरे बढ़ने लगा था, मैनर जो सिस्टम था वो समाप्त होने लगा था और अब गिल्ड व्यवस्था आने लगी थी। गिल्ड का मतलब श्रेणी संगठन, मैनर का मतलब एक भूमि पर कुछ किसानों के द्वारा खेत को जोतना, जिसमें केवल उतना ही उत्पादित करना जितने में इस सामंत का घर चल सके। मैंने मैनर व्यवस्था को डिटेल में पढ़ा दिया था, गिल्ड व्यवस्था को पढ़ा दिया था, आप प्रीवियस पार्ट देख लीजिए, बार बार रिवाइज करना यहाँ पे फिर दिक्कत कर देगा, ठीक है। तो इन्हीं व्यवस्थाओं ने सामंतवाद को पतन कर दिया। क्यों? क्योंकि अब लोगों ने क्या किया था, नगद में अपना श्रम पे करने लगे थे सामंतों को। पहले सामंत क्या करते थे, भाई आप पैसा नहीं दे सकते हो, आप हमारे यहाँ बेगारी करवा के, बेगारी का मतलब बिना मजदूरी के काम करवा के बंधुआ मजदूर बना दिया था। लेकिन जब पूंजीवादी व्यवस्था की शुरुआत हो गई, व्यापार वाणिज्य का विकास होने लगा, तो नगदी व्यवस्था आ गई और उस नगदी व्यवस्था ने सामंतवाद को पतन कर दिया, ठीक है। इससे भी पुनर्जागरण का उदय हुआ। तीसरा कारण था क्या, व्यापार वाणिज्य का विकास। मैंने ऑलरेडी बता दिया व्यापार वाणिज्य ने किस तरीके से व्यापार को प्रमोट किया। क्यों? क्योंकि यरूशलेम चाहे सिटी हो, चाहे एशिया माइनर के तट हों, इन सब में व्यापार वाणिज्य में बढ़ोतरी हुई। और आपको पता होना चाहिए नए नए नगर बने, इटली में जैसे वेनिस बना, मिलान बना, फ्लोरेंस बना। इन सिटीज़ व्यापारिक बंदरगाह में स्थित होने के कारण इन्होंने और अच्छे से स्वतंत्र समुदायों का निर्माण किया। क्लियर? इतनी चीज़ें आप समझ गए। इनसे एक वर्ग का जन्म हुआ जिसको मैंने आपको बताया पूंजीपति वर्ग। अब ये पूंजीपति वर्ग सामंतवाद से जो उनको विशेषाधिकार प्राप्त है उसके प्रति संघर्ष करने लगा। कहा कि आप हमें वो सारे विशेषाधिकार लौटा दीजिए, ऐसा नहीं है कि आप विशेषाधिकार संपन्न बने रहेंगे। और इसी चीज़ को लेकर युद्ध हुए और इसमें पूंजीपतियों का साथ दिया राजा ने। राजा ने क्यों साथ दिया, मैंने आपको प्रीवियस पार्ट में पढ़ाया था, क्योंकि राजा इन सामंतों से नाराज रहता था। राजा उस समय के चर्च से नाराज रहता था। तो दोस्त का दोस्त, दुश्मन का दुश्मन दोस्ती होता है। तो राजा चला गया पूंजीपति के पास और पूंजीपति से बोला कि एक काम करो, तुम हमें सत्ता दिला देना, हम सामंतों को भी समाप्त कर देंगे और चर्च को भी कर देंगे। और पूंजीपति की चर्च से भी लड़ाई थी। क्यों? क्योंकि चर्च कहता था कि आप सूद नहीं ले सकते हो, आप व्यापार नहीं कर सकते हो। पूंजीपतियों ने कहा हम आपकी बात नहीं मानेंगे, हमें जो करना है वो सो करेंगे। तो इससे क्या हुआ कि न केवल सामंतवाद समाप्त हुआ बल्कि चर्च की प्रभुता भी समाप्त हो गई। और जो ही चर्च की प्रभुता समाप्त हुई तो ही राजा की प्रभुता बढ़ने लगी। और राजा और पूंजीपतियों के मिक्सअप ने वाणिज्यवाद को जन्म दे दिया। पढ़ेंगे आगे, अभी यहाँ नहीं बताएंगे, लेकिन आपको फर्स्ट डे जब हमने प्रोमो वीडियो पढ़ाया था तो वहाँ पे इन सारे टॉपिक को एक दूसरे से लिंक किया था कि कैसे पुनर्जागरण ने अमेरिकी क्रांति या व्यापार वाणिज्य को, भौगोलिक खोजों को प्रमोट किया, साम्राज्यवाद उपनिवेशवाद को बढ़ावा दिया, राष्ट्र राज्य की प्रणाली का जन्म किया। ये सारी चीज़ें बताई थी मैंने, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे बस हल्का सा मैंने लिंक कर दिया। और आज भी आप देखते होंगे राजा पूंजीपतियों के साथ में ही रहता है, राजा पूंजीपतियों के साथ में मिलकर ही अपनी सत्ता चलाता है। इसीलिए कहता हूँ कि वर्ल्ड हिस्ट्री को ना आप करंट से भी ऐड करके पढ़ेंगे तो आप बहुत कुछ सीख जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई। कुस्तुनतुनिया के पतन का जो कारण था मैंने आपको बता ही दिया, दोनों एंगल कि वास्तव में 1453 को एक फिक्स डेट नहीं थी, तुर्कों के द्वारा इस पर आक्रमण किया गया था। तुर्कों के द्वारा आक्रमण क्यों किया गया था मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया था, क्योंकि वो इस्लाम का प्रचार करना चाहते थे पूरे विश्व में। जैसे कि ईसाइयत अपने आप को प्रचार करना चाहती थी, वैसे ही इस्लाम को प्रमोट किया जा रहा था, ठीक है। और ये 1453 का जो कुस्तुनतुनिया था यानी कि पूर्वी रोमन साम्राज्य, ये 1919 तक बना रहा। बाद में ऑटोमन साम्राज्य इसको समाप्त कर दिया गया, खलीफा के पद को, जिसके कारण खिलाफत का आंदोलन हुआ। और एक और बात बताएं, इस 1453 को जब कुस्तुनतुनिया पर हमला हो गया, ठीक है, तो इस कुस्तुनतुनिया पर हमले ने यूरोप के वाणिज्य व्यापार मार्ग को बाधित कर दिया।
अब एक बार हम आपको पूरा का पूरा मैप दिखा देते हैं, ठीक है, तब आप चीज़ें अच्छे से समझ जाएंगे, क्योंकि ऐसे आप यहाँ पे समझ नहीं पा रहे होंगे। तो देखते हैं जो हमारा मैप है, तो आप ऐसे देखिए, जैसे ये देख रहे हैं आप, ये हमारी है प्यारी पृथ्वी, ठीक है। प्यारी पृथ्वी के साथ में हम जब चले कहाँ पे, वेस्ट की ओर, ठीक है, ये वेस्ट की ओर हम गए, तो वेस्ट की ओर जाने पे ये हमें मिलता है ग्रीस, जिसको उस समय हम क्या कहते थे, यूनान कहते थे। क्लियर, ये ग्रीस है आपका, इतनी चीज़ें आप समझिए। ये था इटली हमारा, ठीक है, ये ग्रीस क्यों निकल आया, एक मिनट, हाँ, ये था हमारा इटली, आप देख रहे हो मेडिटेरियन सी के पास में है। और यहाँ पे ये जो टर्की है ना, इसने हमला किया था किस जगह पे, इस जगह पे। ये जो आप सिटी यहाँ पे देख रहे हो, ये था उस समय का कुस्तुनतुनिया और आज का इस्तांबुल। क्लियर, इतनी बातें आप समझ गए, ये इस्तांबुल है, यही कुस्तुनतुनिया था। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखो, ये जुड़ा हुआ है ना इससे, स्थल मार्ग से। तो जब ये स्थल मार्ग से जुड़ा है तो यहाँ से ये लोग बोलन और खैबर दर्रे से इराक, मध्य एशिया, यहाँ से आके अपना सामान परचेज करते थे। कई बार तो इंडिया से भी माल यहाँ पे चला जाता था, ठीक। तो जब इस जगह पे तुर्कों का हमला हो गया तो न केवल ये रूट पूरा बाधित कर दिया गया, बल्कि ये मेडिटेरियन का ये रूट भी बाधित कर दिया गया। और आपको पता होना चाहिए उस समय स्वेज कैनाल तो बनी नहीं थी। ये जो स्वेज कैनाल ये बन गई है, इसको क्रॉस करते हुए ये बनी थी 1869 में, इससे पहले तो नहीं बनी थी। तो जब इससे पहले नहीं बनी थी तो यहाँ पे भी ये रूट बंद हो गया था, ये तो बंद ही था रेड सी का। तो अब आप बताओ, जो 3 मार्ग होते थे उस समय भारत और पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने के, यूरोप के, चाहे टर्की वाला रूट हो, चाहे फारस की खाड़ी वाला रूट हो, चाहे लाल सागर वाला रूट हो, ये तीनों के तीनों क्या हो गए, बाधित हो गए। और जब बाधित हो गए तो इनको वैकल्पिक मार्गों की तलाश करनी थी, जिसे भौगोलिक खोज के रूप में नाम दिया गया। और उस भौगोलिक खोज को प्रमोट किया पुर्तगाली और स्पेन के राजाओं ने। यहाँ के राजाओं ने क्यों प्रमोट किया, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा शुरू में ही साहसी थे। मतलब शुरू में ही साहसी का मतलब उनको लगता था हम कर लेंगे, हिम्मत आ गई थी ना भाई। मैंने आपको क्या बताया कि पुनर्जागरण ने क्या किया था, मानव को मानव से परिचित कराया था, मानववाद को उसने बढ़ावा दिया था, मानव के अंदर छिपी हुई उस अदम्य साहस, उस उम्मीद को जगाया था, जैसे कि हम आपको जगा रहे। आप में से कई सारे बच्चों को डर लगता था आंसर राइटिंग के लिए, आज आपको खेल लगता है। क्यों? क्योंकि हमने आपको आंसर लिखना सिखा दिया। जैसे कि आप में से कई सारे बच्चों को यूपीएससी बहुत टफ लगता था कि हिंदी मीडियम का रिजल्ट ही नहीं आएगा, लेकिन हमने आपको यूपीएससी खेल बना दिया। क्यों? क्योंकि हमने इंग्लिश मीडियम के हिसाब से पढ़ाया आपको, हमने लवासना की ट्रेनिंग सेंटर के हिसाब से आपको पढ़ाया, हमने यूपीएससी के माइंडसेट से आपको पढ़ाया। तो वही चीज़ इनको भी हुआ। पुर्तगाल के उस समय के राजा, स्पेन के उस समय राजा आगे आए। हेनरी नेविगेटर का आप नाम सुनते हैं। अब आप यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान देना, हमने अपनी जो मॉडर्न इंडिया शुरू की है ना, वो यहीं से शुरू की है। अब आप लिंक हो गई, देखो हमने आपको वर्ल्ड हिस्ट्री से मॉडर्न इंडिया को लिंक कर दिया। और अब आप क्या होगा कि अब धीरे धीरे वर्ल्ड हिस्ट्री और मॉडर्न इंडिया साथ में ही चलेगी। इसीलिए जो हमने वहाँ पढ़ाया वो यहाँ पढ़ा रहे, इसीलिए हम आपको मॉडर्न और वर्ल्ड साथ में पढ़ाते हैं और एंशिएंट और मेडिवल एक साथ पढ़ाते हैं, क्योंकि वो एक पोर्शन होता है और ये एक पोर्शन होता है। ठीक है, तो आपने वहाँ पे क्या पढ़ा था? वहाँ पे आपने पढ़ा था कि ये लोग वैकल्पिक मार्ग की खोज करने लगे, जिसमें आप वास्को डिगामा का नाम सुनते हैं, आप कोलंबस का नाम सुनते हैं, बार्थोलोमेव डियास का नाम सुनते हैं, आप इसमें अमेरिगो का नाम सुनते हैं, मैगलेन का नाम सुनते हैं, बहुत सारे लोगों का आप नाम सुनते हैं। तो वास्को डिगामा जो पुर्तगाली नाविक था, वो यहाँ से होता हुआ अफ्रीका के तटों से यहाँ केप ऑफ गुड होप पहुँचा। बात यह है कि इससे पहले बार्थोलोमेव डियाज वास्को डिगामा से पहले यहाँ तक पहुँच चुका था, इस जगह तक। ठीक है, जब वो ये पहुँच गया तो उसी ने इसको यहाँ से वापस हो गया, रिटर्न हो गया। और यहाँ से रिटर्न होने के बाद यहाँ तक का तो रास्ता पता था किसको? वास्को डिगामा को। वास्को डिगामा जब यहाँ आ गया और यहाँ आने के बाद उसने देखा, अरे वाह, आगे तो हिंद महासागर है, आगे तो प्यारा भारत है, इसीलिए उसने इसको नाम दे दिया केप ऑफ गुड होप, यानी कि आशा अंतरिक्ष, उम्मीदों का एक शहर। यानी जैसे आप लोग नहीं, आप हमारी एकेडमी से जुड़े तो आप कहते हैं कि अरे सर अब तो हमारा हो जाएगा हर हाल में, तो वही उम्मीदों की एकेडमी, आपकी अपनी एकेडमी।
एडवर्टाइज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं समझाना चाह रहा हूँ केप ऑफ गुड होप की नज़रिए से। तो वही चीज़ केप ऑफ गुड होप कहा गया। कई बार क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछ लिया जाता है कि आखिरकार वास्को डी गामा ने केप ऑफ गुड होप ये क्यों कहा था इसे, क्योंकि ये उम्मीदों का अंतरिप था। क्यों? क्योंकि ये जो बहुत वर्षों से ये रास्ता बंद था, उनको वैकल्पिक मार्ग मिल गया। अब यहाँ पे एक लाइन और सही करा दूँ, जो कि ऑलरेडी हमने मॉडर्न इंडिया में करा दी है। वो क्या? वो ये कि ये जो वैकल्पिक मार्ग खोजा गया था ना, इसी मार्ग से भारत की खोज हुई। हमारी जितनी भी बुकलेट है उनमें क्या लिखा होता है? वास्को डी गामा ने भारत की खोज की। गलत है। वास्को डी गामा ने भारत की समुद्री मार्ग से वैकल्पिक खोज की। पहले भी भारत को स्थलीय मार्ग से खोजा गया था, पहले भी भारत को समुद्री मार्ग से खोजा गया था, लेकिन अब नए वैकल्पिक मार्ग से खोजा गया, जो कि अटलांटिक से होता हुआ अरेबियन सी से जाता है। इसलिए इस लाइन में करेक्शन करना। जब भी आपसे इंटरव्यू में अगर क्वेश्चन पूछते हैं कि आपको लगता है कि वास्को डी गामा ने भारत की खोज की, तो आप वहाँ पे एग्जामिनर को करेक्ट कर सकते हैं कि सॉरी सर, वास्को डी गामा ने भारत की खोज नहीं की थी, भारत की खोज पहले ही हो चुकी थी। वास्को डी गामा ने केवल वैकल्पिक मार्गों की खोज की थी, जो समुद्री मार्ग थे। उसने रेड सी और फारस की खाड़ी की अपेक्षा नया मार्ग अटलांटिक से अरेबियन सी तक का खोजा था, जिसे उसने आशा अंतरिप का नाम दिया था। तब आपका उत्तर सही होगा। इतनी बातें आप समझ गए? डेट कब थी, कौन कब आया, ये आपको कुछ भी नहीं याद रखना है। समझ गए इतनी बातें? चलिए, आपने ये चीज़ें देख ली। इटली और आपको दिखा देते हैं, क्योंकि आपका मन हो रहा होगा जाने का। तो ये इटली आप देख सकते हैं, ये इटली था उस समय का। फ्लोरेंस सिटी आप देख सकते हो, रोम देख सकते हो, नेपल्स आप देख सकते हो। ठीक है, अब एक बात बताओ, जब यहाँ पे कुस्तुनतुनिया पर हमला हुआ तो सबसे पहले लोगों को कौन मिलेगा? इटली मिलेगा, वेनिस मिलेगा, आप देख रहे हो, फ्लोरेंस मिलेगा। तो ये लोग यहीं पे सबसे पहले बस गए। इसके बाद ये लोग गए फ्रांस में, जर्मन में, स्पेन में। जर्मन इसके नज़दीक था, इसीलिए आपको ध्यान देना। ये तो अभी ये राज्य बने। देखो, हंगरी हुआ, स्लोवाकिया हुआ, रोमानिया हुआ, यूक्रेन हुआ, ये सब अभी बने हैं, पहले नहीं थे। ये सब पहले एक ही थे। हम आपको पढ़ाएंगे यूरोपीय राष्ट्रीय राज्यों का निर्माण कैसे हुआ, वहाँ पे बोस्निया हर्जेगोविना सब पढ़ाएंगे, स्लोवाकिया, क्रोएशिया। तब आप समझ जाएंगे कि पहले तो बड़ा इटली ही था यहाँ पे। और इटली का एकीकरण तो आपको पढ़ाऊंगा ही, काउंट काबूर को तो पढ़ाऊंगा ही, मैजनी को तो पढ़ाऊंगा ही। ठीक है, तो निश्चिंत रहिए। तो इतनी बातें आपने देख लिया। मैप के माध्यम से 3D मैपिंग के जरिए हमने आपको सारी चीज़ें दिखा दी। चलिए, अब अपनी क्लास की ओर आगे बढ़ते हैं। तो जब आपने इतनी चीज़ें देख ली, तो अब प्रश्न क्या उठता है कि ठीक है साहब, अब अगला कारण बता दीजिए आप। तो अगला कारण क्या था? कहा जाता है कि कागज व मुद्रण का आविष्कार। मुद्रण का मतलब प्रिंटिंग। देखो, कागज और मुद्रण का आविष्कार ये तो आप सब जगह पढ़ते हो, लेकिन इसकी एक और बात हम आपको बताएंगे। वो क्या? कहा यह जाता है कि अरब वालों में अगर का प्रिंटिंग प्रेस गुटेनबर्ग अरब पहुंचा देता पहले, तो अरब में जो आज कुरान शरीफ को लेकर, जो कुरान जो पुस्तक है, इस्लाम की पवित्र पुस्तक है, उसको लेकर जो रिजिडपन है ना, वो समाप्त हो जाता। लेकिन वहाँ पर प्रिंटिंग प्रेस नहीं पहुँच पाया, वहाँ पे इस चीज़ के प्रचार नहीं हो पाए, व्याख्या नहीं हो पाई, इसलिए इस्लाम में वो कट्टरता आज भी विद्यमान है। ये एक रीजन है। इसीलिए जो बाकी धर्म हैं उनमें लॉयल्टी आ गई। बाकी जो धर्म हैं वो फ्री हो गए, वो अपने आप को दुनिया की कदम से कदम ताल मिलाकर अपने को अमेंड करते रहे। लेकिन इस्लाम अपने को अमेंड नहीं कर पाया, जिसका पहला रीजन यही था कि वहाँ प्रिंटिंग प्रेस नहीं जा पाई। अब आपको लग रहा होगा सर, प्रिंटिंग प्रेस जाती तो क्या करती? प्रिंटिंग प्रेस अगर वहाँ जाती तो कुरान की वो सही व्याख्या कर देती, पैगंबर साहब की सही व्याख्या कर देती। जैसे मैं अभी कुछ दिन पहले एक पुस्तक पढ़ रहा था, मोहम्मद से वफ़ा, बहुत अच्छी पुस्तक है इस्लाम को समझने के लिए। और एक और पुस्तक पढ़ रहा था मैं, इस्लाम की गलत फहमियाँ। तो उन पुस्तकों में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें दी थी। जैसे कि आप देखते होंगे कि ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, ऐसा नहीं आप मैं कोई फालतू की बातें आपको बता रहा हूँ या टाइम पास कर रहा हूँ, बिल्कुल भी नहीं, आप ही के काम आएंगे। जैसे कि इस्लाम में किसी भी लड़की को बुर्का पहनना अलाउ है, ठीक है, कि आपको बुर्का पहनना ही पड़ेगा। किसी लड़के को पायजामा पहनना अलाउ है, और वो भी छोटा, पैरों से। क्या आपने कभी सोचा है ऐसा क्यों? इस्लाम का जो उदय हुआ था वो अरब कंट्री में हुआ था। अरब कंट्री जो थी वो रेगिस्तानी इलाकों की थी।
तो होता क्या था कि महिलाएं जब वहाँ पे अगर अपने बालों को खुला रखकर अगर घूमेंगी तो उनके बाल में धूल भर जाएगी, उनकी बॉडी में धूल भर जाएगी। तो बॉडी और बाल से धूल ना उनको दूषित करे, इसलिए पूरे शरीर को ढकने वाले कपड़े पहने गए, इसीलिए बुर्के की शुरुआत हुई। अब बताइए, क्या इंडिया में धूल भरी आंधियाँ चलती हैं डेली? नहीं चलती हैं। क्या अमेरिका में धूल भरी आंधियाँ चलती हैं डेली? नहीं चलती हैं। तो क्या अमेरिकन सोसाइटी में मुस्लिम महिलाओं को बुर्का पहनना चाहिए? नहीं पहनना चाहिए। क्या इंडियन सोसाइटी में महिलाओं को बुर्का पहनना चाहिए? नहीं पहनना चाहिए। ये चीज़ें समझने वाली बात है, ठीक है। दूसरी बात पायजामे की। पायजामा क्यों छोटा पहना गया? क्योंकि जब ये पुरुष उस रेगिस्तानी इलाके से जब जाते थे तो उनके पैर उस धूल में धंसते थे, तो धूल में धंसने से नीचे की जो मोहरी होती थी वो गंदी होने लगती थी, और आपको जब मस्जिद में नमाज अदा करने जाना है तो आपको मोहरी उठानी पड़ेगी, और नहीं उठाएंगे तो गंदी मोहरी पहनकर अगर आप मस्जिद में चले गए तो अपवित्र हैं। इसलिए उतना ही छोटा रखो उसको, और उतना ही छोटा रखेंगे तो हमें धुलने की ज़रूरत ही नहीं, केवल पैर को धोएंगे और सीधे मस्जिद में नमाज को अदा कर लेंगे। इसलिए पहना गया। क्या इंडिया में ये चीज़ ज़रूरी है? सोचना कभी। देखिए, हर चीज़ को तर्क और तथ्य से बुना जाए ना तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर तर्क और तथ्य ना हो तो वो बातें खराब लगती हैं। जैसे आप हिंदुस्तान में भारतीय पुनर्जागरण जब पढ़ते हैं तो वहाँ पे भी तो राजा राम मोहन राय तर्क ही तो देते हैं अपनी माँ के समक्ष कि माँ आप ये बताओ कि हमारे किस वेद में, किस पुराण में सती का उल्लेख है? किसमें कहा गया कि सती प्रथा एक बहुत अच्छा कृत्य है? कहीं नहीं सती का उल्लेख है। वेदों की बात वो करते हैं, ऋग्वेद की बात करते हैं, पुराणों और महाकाव्यों की बात नहीं करते क्योंकि वो बाद में लिखे गए। तो इसी चीज़ को यहाँ पे समझना है। जैसे कई सारे लोग, जैसे मैं एक बार एक लव मैरिज हुई थी एक सज्जन महोदय की, तो लव मैरिज में बहुत सारे तर्क दे रहे थे। मैं कह रहा था लव मैरिज अच्छी बात नहीं है। क्यों नहीं अच्छी बात है? उसके कई सारे रीज़न होते हैं। मैंने आपको शायद इथिक्स की क्लास में बताया है कि आप एक प्यार के कारण हज़ारों परिवार वालों को त्याग देते हैं, यानी कि उनके प्यार को आप भुला देते हैं, और उस लड़की को भी या उस लड़के को भी अपना फैमिली भुलाना पड़ता है। तो उपयोगितावाद सिद्धांत ये कहता है कि आप ज़्यादा लोगों का नुकसान न करें, उनको बचाएं अपेक्षाकृत एक के, ठीक है। तो वो बताएंगे, बाकी प्यार मोहब्बत करना चाहिए नहीं करना चाहिए, आप करेंगे नहीं करेंगे वो आपकी लाइफ है, उस पर मैं नहीं कहने वाला। लेकिन मैंने उनको बस यही समझा ही रहा था ऐसे ही। तब तक वो गुस्से में सज्जन आ गए और मुझसे बोलते हैं कि आप तो कृष्ण के आराध्य हैं, आप कृष्ण को अपना आराध्य मानते हैं, तो आपको क्या लगता है कि प्रेम विवाह अनुचित है? मैंने कहा ये मैं नहीं कह रहा हूँ। तो बोले आपके जो कृष्ण उन्होंने तो 16,000 पटरानियों से विवाह किया था। तो मैंने उनसे कहा आप कृष्ण बन जाओ, मैं आपकी भी 16,000 पटरानियों से विवाह करा दूंगा। मतलब देखो तर्क, सज्जन ने तर्क कहाँ से लिया। अब यहाँ प्रश्न उठता है, क्या भगवान ने सच में 16,000 पटरानियों से विवाह किया था? नहीं। क्या पटरानियों से इसलिए विवाह किया था क्योंकि वो उनसे प्यार करते थे, या इसलिए विवाह किया था कि उनको संबंध बनाने थे? बिल्कुल भी नहीं। उन्होंने उन 16,000 पटरानियों को एक राक्षस से बचाया था, और बचाने के बाद ये पटरानियाँ कहाँ जाएंगी, इनको कौन रखेगा, ये कुछ नहीं पता था। तब भगवान कृष्ण ने अपने दैवी रूप के माध्यम से हर एक पटरानी के साथ हो गए। इसलिए कहा जाता है कि 16,000 पटरानियों के साथ विवाह किया। सिंपल सी बात है, कोई महिला जिसको समाज एडॉप्ट ना करता हो, जिसको समाज पूरी तरह से दूषित मानता हो, और अगर आप उस समय उससे विवाह करते हैं तो वो प्रेम विवाह भी उचित है। समझना, यहाँ पे कौन सी कंडीशन डिपेंड करती है। मान लीजिए आपको पता चला कि ये लड़की विकलांग है, या लड़की को कोई बॉडी डिफेक्ट है, तब आपने उससे मोहब्बत की, तो मोहब्बत तो वो है ना। जैसे अभी मैं पाकिस्तान की एक लड़की को देख रहा था, उसने एक सज्जन से विवाह किया था, बहुत अच्छा, मतलब उसके जो प्यार के जो पति थे, मतलब पति हैं जो जिसको प्यार करती है, तो निकाह के बाद उनके पति के दोनों टांगे काटनी पड़ी थी, लेकिन आज भी उसने विवाह किया। वो प्यार है। प्यार का मतलब ये नहीं होता कि किसी तराजू में आप तौलें, प्यार में प्रश्न नहीं होते, ठीक है। खैर वो बात की बात ही ठीक से पढ़ाएंगे। तो यही चीज़ें थी यहाँ पे, ये रिजिडपन समाप्त हो जाता है इस्लाम में, और यही हुआ। कागज जब मुद्रण प्रणाली बन गई तो जो लैटिन जो बाइबल थी
वो क्योंकि उच्च वर्ग लोग पढ़ते थे, वो बोलते थे कि ईसा मसीह ने ये कहा है। जैसे आप हमारे यहाँ वेदों को जब पढ़ते हैं तो वेदों में ब्राह्मण क्या कहते थे, यहाँ ध्यान देने वाली बात है, ब्राह्मण मैं किसी जाति को सूचित नहीं कर रहा हूँ, ब्राह्मण वर्ग को सूचित कर रहा हूँ। और ब्राह्मण उस समय का वर्ग है, तो इसलिए कोई भी व्यक्ति बुरा मत मानना, ठीक है। तो ब्राह्मण क्या करते थे, जितने भी उस समय ज्ञान देने वाले ब्राह्मण होते थे, वो कहते थे कि वेद स्त्रियों को नहीं पढ़ना चाहिए। क्यों नहीं पढ़ना चाहिए? क्योंकि वेद में कहीं नहीं लिखा है कि स्त्रियों को नहीं पढ़ना चाहिए। अब स्त्रियां अगर वेद पढ़ लेंगी तो कहेंगे हमको समानता का राइट दो, इक्वलिटी का राइट दो, लेकिन ब्राह्मण नहीं चाहते थे। ब्राह्मणों ने प्रोपोगंडा फैला रखा था कि उस ग्रंथ की व्याख्या केवल हम ही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि आडंबर उसमें दिखाएंगे, उसमें पूजा पाठ दिखाएंगे, उसमें यज्ञ की बात करेंगे। जैसे मैं आपको बताऊं कि मेरे फैमिली में जितने भी मेंबर हैं, हम सब लोग यज्ञ करा लेते हैं, हम सब कहते पूजा पाठ करा लेते हैं, हम आपका विवाह भी करा देंगे, सब कुछ करा देंगे। हमें कोई उपाधि थोड़ा ना मिली ब्राह्मणों की, हम कोई पुरोहित थोड़ा ना है, लेकिन हमारे अंदर सारे कर्म हैं। हम ब्राह्मण भी हैं, बनिया भी हैं, क्षत्रिय भी हैं, शूद्र भी हैं। हमारे अंदर चारों वर्णों की क्वालिटी हैं, और इसी वर्णों की क्वालिटी ने ही तो इंसान को बेहतर बनाया। और इसी जाति व्यवस्था को तो बाद में बुद्ध और जैन ने तोड़ा। उन्होंने कहा भाई पढ़ो, कहाँ लिखा है, किस किताब में लिखा है कि वर्ण व्यवस्था को मानना चाहिए, कहाँ पे लिखा है कि महिलाओं को वेद नहीं पढ़ना चाहिए। तब इनकी प्रभुता समाप्त हुई। क्यों? क्योंकि पुस्तकें छपने लगी। मतलब उस समय पुस्तक नहीं छपी थी, लेकिन लोग तो आने लगे ना जो उसको पढ़ने लगे, लेकिन उतना ज़्यादा व्यापक प्रचार नहीं हो पाया था, उतनी ज़्यादा रिजिडनेस ब्राह्मणों की समाप्त नहीं हो पाई थी जब तक पुनर्जागरण नहीं हुआ। तो वही काम यूरोप में किया बाइबिल को लेकर। बाइबिल की प्रतियां अब लोकल लैंग्वेज में छपने लगी, स्पेनिश में छपने लगी, इटालवी में छपने लगी, वहाँ पे फ्रांसीसी में छपने लगी। तो क्या हुआ कि लोगों ने लोकल लैंग्वेज में जब पढ़ाई शुरू की तो बाइबिल समझ गए। उन्होंने कहा ईसा मसीह ने तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहा है, ईसा मसीह ने तो कभी ऐसा नहीं कहा कि आप इतने रीति रिवाज करो, इतने कठोर मापदंडों का पालन करो, आप व्यापार मत करो, आप ऐसे मत घूमो, ये मत करो, कभी ईसा मसीह ने नहीं कहा। लेकिन हम इन पोप की बात को क्यों माने? और इसी से पोप का खंडन शुरू हुआ, चर्च की प्रभुता समाप्त होने लगी, धर्म का आडंबर समाप्त होने लगा और व्यक्तिवाद और मानववाद को बढ़ावा मिलने लगा। क्यों? क्योंकि बाइबिल में लिखा है मानव। और आप देखेंगे कि यही चीज चित्रकला में और यही चीज मूर्ति कला में दर्शानी लगी। क्यों? क्योंकि मूर्ति कला में अब ईसा मसीह को ईश्वरी नहीं मानव रूप दिया गया। अब यही चीज आप भारत में देखिए, कृष्ण को ईश्वर के रूप में नहीं दिखाया गया, उनको मानव के रूप में। क्यों? क्योंकि मानव ही सर्वगुण संपन्न है, मानव ही सर्वे सर्वा है। आप कितनी भी पूजा कर लें, कितनी भी आराधना कर लें, लेकिन अगर आप एक मानव को अगर आप संतुष्ट नहीं कर पाए, अगर आपने एक मानव की सेवा नहीं कर पाए, तो कोई पूजा पाठ नहीं फायदा। इसीलिए कहा जाता है कि मानव की सेवा सर्वे सर्वे होना चाहिए। और यही चीज उस समय के पुनर्जागरण के लोगों ने किया। उन्होंने क्या किया कि लोग जो कहते थे कि पुस्तक में लिखा है, उन्होंने कहा दिखाओ, मतलब बोले हम नहीं मानेंगे। पहले होता था कि मान लो फिर जान लो, अब लोग कहने लगे ना, पहले जानेंगे तब मानेंगे। यानी कि पहले तर्क, तथ्य और प्रयोग होगा, तब जानेंगे कि आप सही बोल रहे हो गलत बोल रहे हो। इसीलिए इतनी सारी बातों को देखते हुए बेकन महोदय बड़े खुश हो गए। वो बोलते हैं कि भाई साहब अब ना सत्य जो है वो सत्ता की पुत्री नहीं रही, अब ये काल की पुत्री हो गई। ये क्वेश्चन यूपीएससी में जब पूछा गया या टेस्ट सीरीज वाले जब पूछते हैं, कोचिंग संस्थान वाले पूछते हैं, तो बच्चों को समझ में ही नहीं आता है कि सत्य सत्ता की नहीं काल की पुत्री का क्या मतलब है। तो आप यहाँ पे देखिए मैंने क्या लिखा, सत्य सत्ता की नहीं, ठीक है, काल की पुत्री है। अब यहाँ पे ध्यान देना एक चीज, ये क्या कहना चाह रहे हैं बेकन, ये कहना चाह रहे हैं कि जो सत्य है ना, अब ये सत्ता नहीं डिसाइड करेगी, पोप नहीं डिसाइड करेगा कि यही सत्य था, अब काल डिसाइड करेगा, विज्ञान डिसाइड करेगा, तथ्य डिसाइड करेगा, तर्क डिसाइड करेगा, मानव डिसाइड करेगा कि सत्य क्या है। यही चीज यहाँ पे बताएगी। काल का मतलब पुनर्जागरण का टाइम पीरियड। अब आप समझ गए, ऐसा क्वेश्चन बहुत इजी होता है, लेकिन डराते हैं हमको। डरना नहीं है यूपीएससी में, वो धमकाते हैं, हम धमकेंगे नहीं, हम एक से एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक।
ठीक है, तो इस स्टेटमेंट को आप समझ गए। बाकी हम अपने पार्ट 3 में इसी स्टेटमेंट का आपको आंसर कराएंगे, इसकी फ्रेमिंग कराएंगे आपको अच्छे से, ताकि आप अच्छे से इस प्रश्न को सॉल्व कर सकें। ठीक है, चलिए ये हमारा हो गया। अब बात आती है यहाँ पे एक और वर्ड की, मंगोल साम्राज्य का उदय किस तरीके से कारण बना पुनर्जागरण के लिए, तो उसे देख लेते हैं। तो बात यह है कि 13वीं से 14वीं सदी के आसपास कुबलई खां नाम के एक व्यक्ति ने एक साम्राज्य का गठन किया, रूस को, पोलैंड को और हंगरी को मिलाकर। आप ऐसे समझ सकते हैं, जैसे कि मैं आपको अभी दिखा रहा था ना, ये जैसे एरिया है, तो ये जैसे बुल्गारिया है, ग्रीस है, ठीक है, यूक्रेन है, रोमानिया है, ये आप देख सकते हैं, रसिया, हंगरी सॉरी, ये रसिया का उस समय टेरिटरी थी। रसिया तो अभी 1992 में डिवाइड हुआ है ना, कोल्ड वॉर के बाद, तो ये सब के सब आते थे रसिया के पार्ट में, हंगरी वगैरह। तो इन्हीं सबको मिलाकर उसका बना था एक साम्राज्य, ध्यान देना, उसका बना था साम्राज्य, जिसे उसने मंगोल साम्राज्य का नाम दिया। यानी कि अब आप बताओ, ये इस पूरे के मध्य एरिया में होगा, यहाँ पे कुस्तुनतुनिया होगा, यानी कि कुस्तुनतुनिया के मध्य में, सिंपल सी बात है कि पूर्व और पश्चिम का मिलन बिंदु बन गया था ये। और इसी मिलन बिंदु ने क्या किया कि इसने विद्वानों को आश्रय प्रोवाइड करा दिया। इसके दरबार में कई सारे विद्वान रहते थे, ये डिस्कस करता था, उनसे डिबेट करता था, और डिस्कस और डिबेट करने के साथ साथ वो क्या करता था, उनसे हर एक बातें सुनता था, और सुनने के साथ साथ उनका जवाब देता था। इससे क्या हुआ कि इसके दरबार में विज्ञान का, साहित्य का, कला का, हर चीज़ का विकास होने लगा। और यही चीज़ आगे चलकर वेनिस के यात्री उस समय के जो आए थे इसके दरबार में, मार्को पोलो, उन्होंने यहाँ से अपने वृत्तांत में बताया, कई सारी यहाँ से प्रतिलिपियाँ ले गए और इटली में जाकर, वेनिस शहर में जाकर उसको प्रज्वलित किया। कहने का मतलब कि यहाँ के ज्ञान को बूंद बूंद करके लोग ले गए यूरोप में, जिस कारण पुनर्जागरण हुआ। इतनी बातें समझ गए। लास्ट है इसमें हमारा शिक्षा व साहित्य का विकास। मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि पुर्तगाल के लोग हों या स्पेन के लोग हों, जब वहाँ व्यापार वाणिज्य बढ़ने लगा तो वहाँ के व्यापारी और मध्यम वर्ग के लोगों ने कई सारी यूनिवर्सिटीज़ का निर्माण किया, व्यावसायिक शिक्षा को देने की बात की, ताकि धर्म के आडंबर को रोका जा सके और धर्म शास्त्रों की पुनर्व्याख्या की जा सके। और धर्म शास्त्रों की इसी पुनर्व्याख्या के लिए उन्होंने कई विश्वविद्यालय बनाए, जैसे स्पेन का कार्डोवा विश्वविद्यालय प्रमुख था। आप देखेंगे कि यहीं पे कई सारे लोग पढ़ाने वाले मिल जाते हैं, चाहे दांते को आप देख लें, चाहे पेटॉर्क को आप देख लें, चाहे टॉमस मूर को देख लें, इन सभी ने यहाँ पे पुराने जो प्रचलित धर्म ग्रंथ थे, चाहे यूनानी हो चाहे अरबी हो, उनका अपनी लोकल भाषा में अनुवाद किया और उससे वहाँ की जनमानस से रूबरू कराया, लोगों के अंदर तार्किकता को रसपादित कराया। क्लियर? तो इस तरीके से आपने इतने सारे कारण पढ़ लिए कि आखिरकार पुनर्जागरण के क्या क्या कारण थे। अब अगर मैं सिंपल से आपसे कहूँ एक लाइन में, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि पुनर्जागरण के कितने कारण थे, तो आप हमें 8 कारण एक साथ बता सकते हैं आसानी से, बिल्कुल सिंपल से, ऐसे ही आपको याद रखना है। पहला कारण था धर्मयुद्ध, दूसरा कारण था सामंतवाद का पतन, तीसरा कारण था व्यापार वाणिज्य का विकास, चौथा कारण था बताइए भौगोलिक खोजें, पांचवा कारण था कुस्तुनतुनिया का पतन, छठा कारण था यहाँ पे कागज मुद्रण प्रणाली का विकास, सातवां कारण था अभी पढ़ा है मंगोल साम्राज्य का उदय, और आठवां कारण था शिक्षा साहित्य का विकास। इतनी बातें आप समझ गए। अब आपको इस पर किसी भी एक पे क्वेश्चन दे देगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए, ये हमारा टॉपिक पूरा कवर हो गया। अब हमारा इसी में अगला एक टॉपिक आता है, आपने देखा होगा नोट्स में, कि पुनर्जागरण जो था, हालांकि हमने अभी इसको पढ़ लिया है थोड़ा बहुत, लेकिन फिर भी बता देते हैं, इसका जो स्वरूप था वो कैसा था। स्वरूप का सिंपल सा मतलब होता है विशेषताएं, तत्व। अगर आपको इनमें से तीनों में कोई एक वर्ड लिखा मिल जाए ना, तो यही सारी बातें आएंगी। मतलब स्वरूप का मतलब यही होता है, जैसे कहा नहीं जाता है उसका स्वरूप कैसा है, वो सुंदर है, कैसी है, वो कैसा दिखता है, वही चीज़ है स्वरूप का मतलब। ठीक है, कि उसके अंदर विशेषताएं क्या हैं, उसमें वो तत्व कौन कौन से हैं, तो उन सारी चीज़ों को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो मोटे तौर पर पहले तो हम आपको बता दें कि इसके स्वरूप कौन कौन से हैं, ऑलरेडी आपने नोट्स में देखा होगा। तो पहला इसका स्वरूप ये माना जाता है कि ये मानवतावादी था। ठीक है। दूसरा इसका स्वरूप माना जाता है ये व्यक्तिवादी था। इतनी बातें आप समझ गए। तीसरा इसका स्वरूप माना जाता है क्या, ये धर्मनिरपेक्ष था। इतनी बातें आप समझ गए।
चौथा इसका स्वरूप क्या माना जाता है बताइए? चौथा इसका स्वरूप माना जाता है कि इसमें साहसिकपन था, या आप कह सकते हो कि इसमें मनोविज्ञान जिज्ञासा थी इसमें और मनोभाव था। क्लियर। पांचवा इसका पॉइंट क्या था? सौंदर्यता को इसमें प्रमोट किया गया था। छठा पॉइंट क्या था? इसमें मध्यम वर्गीय चेतना का उदय हुआ था। सातवां पॉइंट क्या था? बहुमुखी प्रतिभा का विकास हुआ था। आठवां पॉइंट क्या था? इसमें बुद्धिवादी इसका स्वरूप था। इतने पॉइंट हैं, मैंने ऑलरेडी पीडीएफ में दे रखे हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इन एक एक पॉइंट को अच्छे से डिस्कस कर लेंगे, और जब डिस्कस कर लेंगे तो आपसे अगर एक भी पॉइंट पे क्वेश्चन आ जाए कि पुनर्जागरण का स्वरूप मानवतावादी था, विवेचना करें या तर्कसंगत आलोचना करें, तो आप बता दोगे कि मानवतावादी तो साफ था, लेकिन इसके अलावा इसका और भी कई सारे स्वरूप थे। ऐसे आंसर लिखा जाता है। बाकी हम आपको जब कल के पार्ट में कराएंगे ना, पार्ट 3, तो उसमें इन सारे क्वेश्चन को करा देंगे। मतलब 8 ये क्वेश्चन होंगे, 8 ये भी हो जाएंगे। कारण पे, प्रभाव पे, इन सारे क्वेश्चन को कराएंगे, स्वरूप पे। ठीक है, तो एक एक करके हम इन सारे एक एक रीजन को पढ़ते हैं कि आखिरकार मानवतावाद से मतलब क्या है, आखिरकार व्यक्तिवाद से क्या मतलब है, इन चीज़ों को देखते हैं। तो पहला आता है हमारा यहाँ पे मानवतावाद। नाम से समझ में आ रहा होगा आपको, मानवतावाद यानी कि मानव के साथ वाद, यानी कि केंद्र में मानव। ठीक है, देखो पुनर्जागरण के पहले जब मध्य युग था, तो मध्य युग में केंद्र में कौन होता था? ईश्वर। केंद्र में कौन होता था? धर्म। केंद्र में कौन होता था? परलोक। केंद्र में कौन होता था बताइए? आडंबर। ध्यान देना, इतनी बातें। अब जब पुनर्जागरण आया तो इसने ईश्वर को केंद्र से हटा दिया, इसने मानव को केंद्र में इस्टेब्लिश कर दिया, इसने धर्म को केंद्र से हटा दिया, इसने मानव को केंद्र में इस्टेब्लिश कर दिया, इसने परलोक को हटा दिया, इसने इहलोक को इस्टेब्लिश कर दिया, और इसने उस समय के आडंबर को हटाकर तथ्य और तर्क परक विज्ञान को इस्टेब्लिश किया। यानी कि ये मानवतावाद। इसने मानव को मानव में रुचि लेना सिखाया, इसने मानव को मानव के प्रति आदर करना सिखाया, इसने उनके जीवन को सुधारने की बात की तो उनकी उन्नति को भी प्रमोट करने की बात की। अर्थात इसने ईश्वर को हटाकर केंद्रीय सत्ता मानव को दे दी। इतनी बातें आप समझ गए। इसीलिए कई सारे लोग कहते हैं, लोग का मतलब इतिहासकार कहते हैं कि वास्तव में मानवतावाद पुनर्जागरण की आत्मा थी। समझ गए? क्योंकि पुनर्जागरण में जो बातें हुई थी केवल मानव की हुई थी, केवल मानव को केंद्र में रखा गया। और मानव को केंद्र में रखने की खास बात यही थी कि यहाँ के जो विचारक थे, यहाँ के जो विद्वान थे, उन्होंने मानवता पे बात की, मानव के मर्म को बताया, मानव के अंदर छिपी हुई असीम संभावनाओं को दुनिया के समक्ष प्रस्तुत किया और बोले कि मानव सब कुछ है, वो अदम्य साहसी है। आप देखेंगे कि कई सारे लोग तो मानव के बारे में इतनी बड़ी बड़ी बातें बोलने लगे कि मानव से ज़्यादा अद्भुत इस दुनिया में कुछ हो ही नहीं सकता, मानव वास्तव में चमत्कारी है। मिरांडोला अपनी पुस्तक में यही कहते हैं कि मानव सबसे अद्भुत प्राणी है। और इसीलिए आप देखेंगे जो साहित्य का आगे विकास हुआ, जो इतिहास का जो विकास हुआ, उसके केंद्र में धर्म नहीं रहा, और धर्म को जो ही हटा दिया तो ही साहित्य और इतिहास को मानविकी का विषय कहा जाने लगा। आज हम जब पढ़ते हैं तो हम बार बार आपसे एक बात बोलते हैं ना कि ये सब के सब क्या हैं? मानविकी के विषय हैं। इसलिए इसमें कोई एक निष्कर्ष पे नहीं पहुंचा जा सकता, यानी कि ये सब पुनर्जागरण की देन है। इतनी बातें आप समझ गए। चलिए, हम बार बार इसलिए कह देते हैं इतनी बातें आप समझ गए क्योंकि आप तो हमारे सामने बातचीत कर नहीं रहे हो, हम तो आपको पढ़ा रहे हैं, तो उम्मीद यही होती है कि थोड़ा आपसे बातचीत करते रहें, आपका भी मनोरंजन लेते रहें, नहीं तो 2 घंटे की क्लास में आप बोर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए ये बातें आप समझ गए। मानविकी का मतलब क्या होता है, मानविकी का विषय का क्या मतलब होता है। इन्होंने जो चित्र बनाए मानव को प्रेजेंट करने के लिए, तो जैसे मोनालिसा का चित्र बना दिया, मैडोना का चित्र इन्होंने बना दिया, मूर्तियां जो बनाई उसमें मानव को केंद्रित कर दिया, तो उन मानव को केंद्रित कर देने से मानव का महिमा मंडन हुआ, व्यक्तिवाद को बढ़ावा मिला। पहले जो लोग धर्म
की पुस्तक मानकर उस पे अपना नाम नहीं अंकित करते थे और बोलते थे कि वास्तव में उस समय की ईश्वरी वाणी का प्रतीक है, ईश्वरी देन का प्रतीक है, अब लोग उसमें अपने साइन करने लगे कि रिटन बाय मेरे द्वारा। जैसे एंजल हो, बुकोसियो हो, इन लोगों ने हस्ताक्षर युक्त रचनाएं रची। जैसा कि इंडिया में अभी आप देखेंगे कि आर्यभट्ट ने सबसे पहले पुस्तक में नाम लिखा था आर्यभट्टियम में कि ये मेरे द्वारा लिखी गई। नहीं तो उससे पहले इंडिया में जितनी भी बुक थी, जितने भी पुराण थे, जितने भी धर्म ग्रंथ थे, उनको कहा जाता था ईश्वरी देन है, इसलिए राइटर अपना नाम नहीं लिखते थे। आप बता सकते हैं सुत्त पिटक के राइटर कौन थे, बिना पिटक के राइटर कौन थे, अभिधम्म पिटक के राइटर कौन थे? क्या आप बता सकते हैं कि ऋग्वेद के रचनाकार कौन थे और यजुर्वेद के कौन थे, सामवेद और अथर्ववेद के कौन थे? अब ये मत बता देना कि सर वेदव्यास व्यास ऋषि थे, वो नहीं थे राइटर। उन्होंने सुना था किसी से, श्रुति परंपरा पर आधारित था। गणेश जी को बुलाकर लिपिबद्ध करा दिया कि इसके बाद आगे आने वाले समय में भारतीय संस्कृत को ये मिलते रहें, तो राइटर वो नहीं थे। ठीक है, ये चीज़ें मैं बताना चाह रहा हूँ। तो इतनी बातें आप समझ गए। चलिए फिर बात आती है धर्मनिरपेक्षता की। आप बात बताइए, जब धर्म उस समय कठोर था तो लोगों ने धर्म को मानेंगे क्या? नहीं मानेंगे। वो कहेंगे कि अब धर्म से दूर रहो, एक ऐसी बातें लाओ जो धर्मनिरपेक्ष हो। अब यहाँ पे कई बच्चे होते हैं ना, धर्मनिरपेक्षता को ये समझ लेते हैं कि लोगों को धर्म में आलिंगन ही नहीं करना चाहिए या संलिप्त ही नहीं होना चाहिए, तो ऐसा नहीं है। धर्मनिरपेक्षता का मतलब ये है कि अब आडंबर धर्म में ना रहे, अब अंधविश्वास धर्म में ना रहे, यानी कि आडंबर और अंधविश्वास को दूर करने का नाम है धर्मनिरपेक्षता। ठीक है, इतनी बातें आप समझ गए। कहने का मतलब है कि जहां आडंबर ना हो, जहां अंधविश्वास ना हो, जहां विज्ञान हो, जहां तथ्यपरक बातें हो, वो है धर्मनिरपेक्षता। ठीक है, चलिए इतनी बातें आपको ये चीज़ें समझ में आ गई हैं। दूसरी यहाँ पे एक बात आती है क्या, साहसिक मनोभाव। मैंने आपको शुरू में बताया कि जब मानववाद को बढ़ावा मिला, जब व्यक्तिवाद को बढ़ावा मिला, तो मानव इससे सबल बनेगा कि नहीं सबल बनेगा? जब ईश्वर की जगह पे उसे रखा जाने लगा तो मजबूत होगा कि नहीं होगा? उसकी महत्वाकांक्षा जगेगी कि नहीं जगेगी? तभी तो कोई कोलंबस तैयार होगा, तभी तो कोई वास्को डिगामा, तभी तो कोई हेनरी नेविगेटर, तभी तो कोई मैगलन होगा जो समुद्र की हिलोरी माती लहरों में भी अपने साहस का परिचय देते हुए भारत की ओर कदम बढ़ाएगा। ये वास्तव में मानवतावाद और व्यक्तिवाद का परिणाम ही था कि लोगों में साहसिक मनोभाव की प्रवृत्तियों ने जन्म लिया, जो कि पुनर्जागरण की एक अनुपम देन थी। समझ गए? चलिए इसके बाद आता है सहज सौंदर्य की उपासना। सहज सौंदर्य की उपासना का मतलब क्या है? मोनालिसा का जो आप चित्र देखेंगे, कई बार लोग पढ़ते हैं मोनालिसा मोनालिसा, मोनालिसा मुस्कुरा रही हैं उस चित्र में। अभी हम दिखाएंगे, सारी चीज़ें दिखाएंगे। अभी मैं नहीं चाहता हूँ कि आपको बीच में डिस्टर्ब करूँ, और आपने तो देख ही लिया होगा। ऐसा थोड़ा ना कि ज़िंदगी में पहली बार मोनालिसा जी को देख रहे हो आप, कई बार आपने देखा होगा। कई बच्चों के घर में भी मोनालिसा की चित्र लगी होगी, कईयों की डीपी में भी मोनालिसा होगी, और कईयों की रियल लाइफ में भी उनकी कोई एक अपनी मोनालिसा होगी। ठीक है, तो मोनालिसा का जो चित्र है वो सौंदर्य परक है, मुस्कान है, एक अदा है। जैसा होता है ना कि आपकी प्रियतम या आपका प्रियसी की कोई एक ऐसी मुद्रा होगी जिसे देखकर आप पहली बार मोहित हुए थे, जिसे देखकर आप पहली बार उसके प्रति समर्पित हुए थे, तो वही है मोनालिसा। क्योंकि उस समय जो समाज था, उस समय जो मानव था, वो बड़ा निरुत्साहित था, उत्साह नहीं थी, उमंग नहीं थी, खुशी नहीं थी। जैसे आप में से अभी जितने भी बच्चे हैं, आप लोग हंसेंगे तो जरूर, लेकिन अंदर काफ़ी गम है। आप खूब जोर जोर से मोटिवेट तो होंगे, लेकिन अंदर अभी भी आपके बहुत सारी बातें हैं जो हिलोरे मारती हैं। कभी पिताजी की डांट तो कभी मम्मी की डांट, कभी पति की डांट तो कभी किसी की डांट, कभी किसी का डर कि कहीं कल शादी ना हो जाए, तो कहीं कल रिश्तेदार ना आ जाए, कहीं कल मेरा एग्ज़ाम पोस्टपोन ना हो जाए। मतलब अभी असमंजस की स्थिति है, इसलिए आप मुस्कुरा नहीं रहे। लेकिन जिस दिन लबासना में आप होंगे, वो जो मुस्कान निकलेगी, वो जो पिक्चर आप क्लिक करके भेजेंगे, वो जब आप लबासना के हॉस्टल से पिक्चर भेजेंगे, वो वास्तव में रियल में आपकी मोनालिसा होगी। क्लियर? तो ये थी मोनालिसा। मतलब मोनालिसा उन बंधनों से विमुक्त थी,
उन शोषण से विमुक्त थी, उस समय की जो रियल मुस्कान थी वो थी मोनालिसा। जैसे आप लोग कई बार मेकअप करके कुछ बच्चे फोटो खींचते हैं, कई बार कुछ सेल्फी वैसे लेकर खींचते हैं, और कई बार तो ऐसा होता है कि आप अचानक ऐसे बैठे, अचानक से सेल्फी ले ली, वो पोज इतनी अच्छी हो जाती कि कह ही नहीं सकते आप। मतलब उसमें लगता है कि सच में मैं इतनी खूबसूरत हूँ या मैं इतना खूबसूरत हूँ, मतलब खुद पे डाउट होने लगता है बिना मेकअप के। और कई बार आप घंटों क्रीम, पाउडर, लिपस्टिक, नेल पॉलिश सब लगा के बैठ जाते हैं, फिर भी सुंदर नहीं लगते, कुरूप ही लगते हैं, ठीक है। लेकिन कई बार बिना सजे हुए आप बेहतरीन लगते हैं। चलिए, इतनी बातें हो गई, आपका मेकअप भी हमने करा दिया, मोनालिसा से आपका परिचय भी करा दिया। एक और पिक्चर है मैडोना की, उसमें वही बच्चे को लिए हैं, देखकर ही लगता है कितना मार्मिक ये दृश्य है। पियाथा नाम की एक मूर्ति है, अभी हम सारी दिखाएंगे आपको, कि उसमें बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि देखकर ही आपको लग जाएगा, दया आ जाएगी कि किस तरीके से वो अपने दोनों पैरों पर एक मृत शरीर को लिए बैठी हैं ईसा मसीह के, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, चित्र आपको देखने को मिल जाएंगे। फिर बात आती है मध्यम वर्गीय चेतना। मैंने ऑलरेडी बता दिया कि मध्यम वर्ग व्यापार वाणिज्य के लोग थे, इन्होंने किस तरीके से विद्वानों को, साहित्यकारों को, इन सबको संरक्षण दिया, विज्ञान के शिक्षण के कला केंद्र स्टैब्लिश किए, पुस्तकालय बनवाए, संग्रहालय बनवाए, ठीक है। पोप ने भी, सामंतों ने भी, इन सब को उन्होंने पूरी तरह से डाइल्यूट करके अपनी प्रभुता स्टैब्लिश की, विशेषाधिकार वर्ग को समाप्त किया, ठीक है। ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं मध्यम वर्ग की चेतना के लिए अग्रसर रही और इन्होंने पुनर्जागरण को प्रभावित किया। बाकी मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया था कि मध्यम वर्ग भले ही संरक्षण दे रहा था, लेकिन इस पुनर्जागरण का प्रभाव हर एक वर्ग पे पड़ा था, केवल मध्यम वर्ग तक सीमित नहीं रहा था। इस क्वेश्चन को हम आगे आपको करेंगे कि पुनर्जागरण में जनसाधारण के संरक्षण में नहीं, बल्कि मध्यम वर्गीय धनी लोगों के संरक्षण में बढ़ने वाली क्या चेतना थी, विवेचना करें। अर्थात इसका क्वेश्चन आपको ऐसा मिलेगा कि पुनर्जागरण चेतना चाहे मध्यम वर्गीय रही हो, किंतु प्रभावों के स्तर पर इसे मध्यम वर्गीय मानना उचित नहीं है, इस तथ्य के संदर्भ में पुष्टि करें। तो ऐसा क्वेश्चन हम कराएंगे आपको, ठीक। फिर बात आती है बहुमुखी प्रतिभा का विकास। बहुमुखी प्रतिभा का मतलब मल्टी डायमेंशनल। आपने देखा होगा लियोनार्डो विंची जो थे वो गणितज्ञ भी थे, दार्शनिक भी थे, वनस्पति विज्ञान के भी थे, मूर्तिकार भी थे, स्थापत्यकार भी थे, सारी क्वालिटीज थी। एंजेलो को आप देख लीजिए, वो चित्रकार भी था, मूर्तिकार भी था, इंजीनियर भी था, कवि था, हर चीज़ थी, यानी मल्टी डायमेंशनल। जैसे आप लोग खाना भी बनाना आता है, पढ़ाई भी करना आता है, कपड़े भी धोने आता है, दूसरों की बातें सुननी भी आती हैं, पड़ोसियों की भी बातें सुन सकते हैं, मोहल्ले वालों की भी बातें सुन सकते हैं, मतलब सबकी बातें सुनने के बाद भी आप आंसर राइटिंग कर सकते हैं, यानी कि आप मल्टी डायमेंशनल हैं। समझ गए? तो अपनी अंदर की खूबसूरती को पहचानो। आप लियोनार्डो विंची से कम थोड़ा ना है। लियोनार्डो उस समय हुआ था, आज आप अपनी ज़िंदगी के लियोनार्डो हैं, ठीक है। तो इसलिए कभी डिमोटिवेट मत हुआ करें। फिर बात आती है बुद्धिवादी स्वरूप। अब बात बताइए, पहले मैंने क्या बताया था कि पहले होता था मानो तब जानो, अब क्या हुआ, जानो तब मानो। विज्ञान परक शिक्षा जब आएगी, जब तथ्य आएगा, जब तर्क आएगा, तभी तो मानोगे कि हाँ भाई ये सही होगा। श्री IAS एकेडमी ने अगर वादा किया कि इतने दिन में कोर्स खत्म होगा, तो वीडियो तो पहले भेजें, तब तो हम भरोसा करेंगे कि हाँ आप वर्ल्ड हिस्ट्री हमारी कवर करा दोगे। आप पहले बता के दिखाओ तो कैसे आपका प्रोमो वीडियो है। यही चीज़, पहले जानो तब मानो, ठीक है, कि हाँ ये एकेडमी करा सकती है, ये एकेडमी कभी बंद नहीं होगी। इस एकेडमी को फंड की चिंता नहीं है, व्यू की चिंता नहीं है, व्यूवर्स सब्सक्राइबर की चिंता नहीं है, इसको चिंता है केवल अपने उन अभ्यर्थियों को। आपको यकीन हो गया, आप मानने लगे, ठीक है। तो इतने सारे एलिमेंट हमने आपको कवर करा दिए। सिंपल सी बात है, क्विक फास्ट मोड में आपको रिवीजन करा देते हैं कि इसने धर्मनिरपेक्षता को बढ़ावा दिया, इसने साहसिक मनोभाव को प्रमोट किया, इसने सहज सौंदर्य की बात की, मध्यम वर्गीय चेतना का उदय किया, व्यक्तिवाद को बढ़ावा दिया, मानववाद को बढ़ावा दिया, बहुमुखी प्रतिभा का विकास किया, बुद्धिवादी स्वरूप को प्रदर्शित किया। ये 8 पॉइंट हैं, 8 हमने आपको कवर करा दिए। अब बात आती है लास्ट क्या, कि आखिरकार इस पुनर्जागरण का इम्पैक्ट क्या पड़ा। अब जब हम इम्पैक्ट पढ़ते हैं ना, तो इम्पैक्ट हमें हर चीज़ में पढ़ना पड़ता है। इम्पैक्ट केवल ऐसा नहीं है कि इम्पैक्ट केवल साहित्य में हुआ हो, केवल कला में हुआ हो, केवल विज्ञान में हुआ हो, या केवल मानव में हुआ हो। इम्पैक्ट जो इसका था वो हर एक एंगल पे था। हर एक एंगल पे मतलब इसने हर एक जगह पे अपने इम्पैक्ट की छाप छोड़ी थी। जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं कि ये साहित्य में भी अपना प्रभाव छोड़ता है, एक कला में भी अपना प्रभाव छोड़ता है, कला में, चित्रकला में भी,
मूर्तिकला में भी, संगीत में भी, विज्ञान में भी, समाज में भी, राजनीति में भी, ठीक है, धर्म में भी, ठीक है, इन सारे एंगल पे ये अपना प्रभाव छोड़ता है। तो अब हम हर एक प्रभाव को अच्छे से पढ़ लेते हैं कि आखिरकार साहित्य के क्षेत्र में क्या प्रभाव हुआ। हालांकि हमने बता दिया है, बस ये कि अब इसमें थोड़ा डिटेल हो जाएगा, डिटेल हो जाएगा तो आपको फ़ायदा मिल जाएगा, आप अच्छे से आंसर इसका राइट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या प्रभाव पड़ा था साहित्य में? तो साहित्य में जो प्रभाव पड़ा वो ये कि मैंने बताया था पहले क्या था, लैटिन भाषा प्रचलित थी। लैटिन ये उस समय के उच्च वर्गों की भाषा थी, निम्न वर्ग इसे नहीं बोल पाते थे। अब क्या हुआ, लैटिन के विकल्प आ गए, स्थानीय भाषाएं, चाहे इटालवी हो, चाहे जर्मन हो, चाहे फ्रेंच हो, चाहे स्पेनिश हो, ये भाषाएं आ गई। और इन्होंने बाइबल का अनुवाद करके लोगों को सहज भाषा में बाइबल से रूबरू कराया, बता दिया कि जो धर्म है वो कितना सरल है, ये आडंबर से मुक्त धर्म को आप उपयोग में लाएं। इसने बता दिया कि केवल मध्यकाल की तरह जो धार्मिक साहित्य उसे ही नहीं लिखा जाना चाहिए, बल्कि अब जो साहित्य हो वो मानविकी हो, मानव के विषयों को प्रमुख बनाया जाए, उसमें मानव को केंद्र में रखा जाए, ईश्वर को केंद्र में रखकर ही केवल साहित्य को न लिखा जाए। और ये जो साहित्य हो वो इहलोक का हो, परलोक का ना हो। इहलोक का मतलब इसी जीवन का, सिंपल सी बात है, इसने लौकिकता प्रधान साहित्य को प्रमोट किया। और एक बात बताइए, जब ये साहित्य ईश्वर का नहीं होगा, क्योंकि जब ईश्वर का साहित्य होता था तो पोप क्या कहता था कि आप आलोचना नहीं कर सकते, लेकिन अब जब ये साहित्य मानव का होगा तो बताइए इसकी आलोचना हो सकती है? यानी कि अब साहित्य में आलोचना होने लगी। कई बार क्या होते थे कि वेनिस से, मान लो वेनिस का यात्री मार्को पोलो घूम कर आया, अपना यात्रा वृत्तांत लिख दिया, लोगों ने कहा जरूरी नहीं इनके द्वारा दी गई सारी बातें सही ही हों, कई अन्य बातों को भी बेस बनाइए। जरूरी नहीं है कि किसी ने कहानियाँ लिखी हैं तो कहानियाँ सही हो, ज़रूरी नहीं है कि जो विज्ञान पे लोग रिसर्च कर रहे हैं वो सही ही हो, उसके तथ्यों को प्रमाणित करें। आप देखेंगे कि कोपरनिकस ने जब ये बता दिया, पोप के उस चर्च की उस बात का खंडन कर दिया कि पृथ्वी केंद्र में नहीं है बल्कि सूर्य केंद्र में है और पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है। पोप क्या कहता था कि पृथ्वी केंद्र में है और सूर्य उसका चारों ओर चक्कर लगाता है। कोपरनिकस ने जब स्टेटमेंट दिया तो पोप ने मरवा दिया कोपरनिकस को, लेकिन कोपरनिकस के ही प्रमाण को आगे चलकर ब्रूनो ने प्रूफ कर दिया कि कोपरनिकस साहब ने बिल्कुल सही बात कही थी। पोप ने इसको जलवा दिया। जब इसको जला दिया तो ब्रूनो और कोपरनिकस से प्रेरणा लेते हुए गैलीलियो ने टेलीस्कोप बना दिया और बोला अब प्रूफ हो गया है, अब देख लो भाई साहब, अब रियलिटी है कि हाँ सच में पृथ्वी सूर्य के चारों ओर ही घूमती है। ये क्या था? ये पुनर्जागरण था। ये साहित्य और विज्ञान की ही तो खोज थी जिसने प्रश्न चिन्ह लगाना खड़ा कर दिया। क्यों, कैसे, किस तरीके से, कब, कहाँ, ऐसे प्रश्न आने लगे। मनुष्य का जन्म क्यों हुआ? क्या कारण था ईश्वर ने उसे यहाँ पे भेजा? क्या केवल वो आडंबर और कर्मकांड में ही अपने जीवन को संवारे? इन सारी चीज़ों से ऊपर उठाया साहित्य ने। ठीक है, कई सारे आपको साहित्यकार मिलेंगे। यहाँ पे नाटकों की भूमिका प्रमुख हो गई। पहली बार यहाँ पे नाटक आने लगे। मध्यकाल में जो पद्य शैली चलती थी वो गद्य में बदल गई। पद्य का मतलब जैसे कोई कविता, जैसे कि काहे रे नलनी तू कुमलानी तेरे नाल सरोवर पानी, ये होती है ना पद्य में। जब आप लोग काव्यांजलि पढ़ते होंगे कभी तो वहाँ पे कविता आपको मिलती है। जैसे महादेवी वर्मा की आप कविता सुनते होंगे कि बांध लेंगे क्या तुझे ये मोम के बंधन संजीले, पंथ की बाधा बनेंगे ये तितलियों के पर रंगीले, है ना। तो ये चीज़ें क्या, ये कविताएं थी। अब इनको गद्य में लिखा जाने लगा। गद्य में कैसे कि जैसे यही बातें हैं, मान लीजिए काहे रे नलनी तू कुमलानी, तो इसको जब आप एक्सप्लेन करेंगे तो ये इसका मतलब ये निकलेगा कि हे कमल देवता आप क्यों कुम्हला रहे हो? जब आप जल में ही निवास करते हो, आपके नीचे भी जल है, आपके ऊपर भी जल है, फिर भी आप क्यों सूख रहे हो? ये जो दृश्य आया ना, ये हो गया गद्य। अब आप बताइए, मैंने ऊपर वाली जो लाइन बोली थी काहे रे नलनी तू कुमलानी तेरे नाल सरोवर पानी, आप में से कितने बच्चों को समझ में आया? बहुत कम को समझ में आया होगा। ठीक है, हो सकता है आ भी गया होगा, लेकिन क्या सामान्य इंसान को समझ में आएगा? नहीं आएगा। लेकिन जब मैंने नीचे बता दिया एक्सप्लेन करके कि हाँ साहब कमल के फूल के बारे में कहा जा रहा है कि वो क्यों कुम्हला रहा है, क्यों सूख रहा है, क्यों सिकुड़ रहा है, जबकि उसके पास तो पानी है, नीचे भी है ऊपर भी है। तो यही चीज़ें इन्होंने एक्सप्लेन करने की शुरुआत की।
इन्होंने नाटक बनाए, नाटक को दृश्य बनाया, ओपेरा का गठन किया, डिवाइन कॉमेडी तक लिख डाली महाकाव्य। किसने लिखी थी डिवाइन कॉमेडी? दांते ने। तो दांते ने जो अपनी डिवाइन कॉमेडी लिख दी उसमें नाटक की चर्चा की, उसमें मानव प्रेम को प्रमोट किया। यही प्रेम जो आप लोग वैलेंटाइन डे के दिन सर्व करते हैं, इसने मानव प्रेम को प्रमोट किया, इसने प्रकृति प्रेम को बढ़ावा दिया, इसने देश प्रेम को प्रमोट किया और यहीं से राष्ट्रवाद की शुरुआत होती है। यानी कि राष्ट्रवाद के बारे में ये चीज़ें आती हैं। इसीलिए कहता हूँ ना कि पहले आप पृष्ठभूमि अगर पढ़े हैं तो प्रबोधन से लेकर राष्ट्र राज्य के निर्माण तक की कहानी समझ में आ जाएगी, लेकिन अगर पुनर्जागरण नहीं पढ़ते हैं तो आपको समझ में नहीं आएगा। दांते के बाद अगले राइटर आते हैं पेटार्क। पेटार्क ने भी सारी बातें, इतिहास जो लिखा वो लैटिन में लौकिक साहित्य पे लिखा। पेटार्क के जो शिष्य बने वो बुकोसियो, उन्होंने भी जितनी भी बातें लिखी, डेक मोरेन नाम की 100 कहानियों का एक संग्रह लिख दिया, उसमें भी लोगों को रूबरू कराया। जैसे कि पंचतंत्र हम पढ़ते हैं, ये सारी चीज़ें आपको मैंने दे दी है नोट्स में। हालांकि आपको याद नहीं रखना, जितना याद हो जाए अच्छी बात है, नहीं याद होगा तो भी अच्छी बात है, बस बताना चाह रहा हूँ आपको। आगे आप मोंटेन का नाम सुनते हैं। मोंटेन ने साहित्य लेखन के स्थान पर निबंध की शुरुआत की। जो आपका एसे का 4 पेपर है, आप में से जिन बच्चों ने एसे के ओरिएंटेशन क्लास देखी होगी वहाँ पे हमने इनका जिक्र किया है। निबंध कैसे विकास हुआ हमने ये भी जिक्र किया है, तो आप देखेंगे वहाँ पे हमने इनको रिलेट किया था। कई सारे फ्रांसीसी साहित्यकार आ गए, चाहे वीलो हो, चाहे रेबलॉस हो, चाहे मोंटेन हो। तो इन सब ने क्या किया? नैतिकता का समावेश किया, धार्मिकता का समावेश किया, लोगों में सामाजिक मान्यता जो रिजिड थी उसके प्रति आलोचना की और नए विचार प्रस्तुत किए। आगे चलकर आप इरास्मस को पढ़ते हैं। इरास्मस को तो मानवतावादी कहा जाता है, मानवतावादों का राजकुमार कहा जाता है। कहा जाता है कि उसने एक बाइबिल को अनुवादित किया था। उसने उस समय एक पुस्तक लिखी थी, द फ्रेज ऑफ फॉली, मूर्खता की प्रशंसा। उसमें वो बातें काफ़ी सारी बताता है। यहाँ तक कि पुर्तगाली जो नाविक हैं वास्को डिगामा, उनकी यात्रा से प्रभावित होकर भी कई सारे लोगों जैसे कि कैमोन्स ने एक पुस्तक लिख दी थी लूशियाड, कि किस तरीके से आप यात्रा कर सकते हैं, किस तरीके से आप समुद्र में गोता लगाकर पूरी दुनिया का भ्रमण करके आ सकते हैं। तो इन सारी रचनाओं ने, देसी भाषाओं ने लोगों को प्रमोट किया और लोगों के अंदर मानवतावाद को बढ़ावा दिया। यही चीज़ कला में देखने को मिली। चित्रकला में मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। पहले क्या होता था कि धर्म कहता था कि केवल ईश्वर के चित्र बनाओ, धर्म कहता था केवल इन्हीं रंगों का उपयोग करो, धर्म कहता था आप केवल ऐसी ही मेहराबें बनाओ। यानी कि चुने हुए चित्र थे, चुने हुए रंग थे, स्वतंत्रता थी ही नहीं। जो चित्र भी बनाओ तो उसमें गर्दन काफ़ी लंबी रखो, ताकि इससे ये लगे कि जो पोप है वो सद्गुणों को इतना बढ़ाए हुए है कि वो स्वर्ग तक पहुंच जा रहा है। यानी कि पोप के अंदर सद्गुण काफ़ी ज़्यादा हैं। लेकिन इस चीज़ का खंडन हो गया। इन्होंने धर्म से हटकर चित्र बनाए, मानव के चित्र बनाए, मोनालिसा के चित्र बनाए, मैडोना के चित्र बनाए। और इन चित्रों में भी द लास्ट सपर चित्र काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 3D डायमेंशन में उसे बना दिया। उसमें दिखाया है कि किस तरीके से ईसा मसीह अपने शिष्यों के साथ में बैठे हुए हैं और ये देख रहे हैं कि कोई शिष्य है जो उनको धोखा दे रहा है। और ये जब उन्होंने वहाँ प्रश्न किया है तो ईसा मसीह के चेहरे पर एक अलग भाव प्रदर्शित हो रहा है और बाकी उनके 12 शिष्यों पर अलग भाव है। अभी हम दिखाएंगे चित्र सारे, अभी बस आपको क्लास करा दें, चित्र सारी चीज़ें हो जाएंगी। और आपने देखा भी होगा PDF में, मतलब चित्र देखना बचपना है एक तरीके का, लेकिन आप ये चीज़ें समझ सकते हो कि ये सारी चीज़ें वहाँ पे आई। पहले क्या होता था कि लोग रंगों से जो चित्र बनाते थे वो ज़्यादा समय तक टिकते नहीं थे, इसलिए प्राचीन रोमन का कोई चित्र शेष नहीं रहा। लेकिन अब लोग 3D प्रिंटिंग के साथ साथ ऑयल पेंटिंग का उपयोग करने लगे। ऑयल पेंटिंग क्या करती है? पेंट को काफ़ी समय तक टिकाऊ बनाती है। समझ गए? ये जो 3D चित्र मैं बोला था द लास्ट सफ़र था, मैडोना का भी चित्र मैंने आपको बता दिया था। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप देखेंगे। आगे चलकर इसी में विंची के अलावा रॉफेल भी आते हैं। रॉफेल जो विमान आया है ना, उसी रॉफेल के नाम पे है, फ्रांस के। और रॉफेल जो विमान है वो कौन सी कंपनी बना रही? डसॉल्ट। ठीक है, तो जो रॉफेल है आपको याद रखना है, हो सकता है इंटरव्यू में आपसे क्वेश्चन पूछते हैं कि जो रॉफेल हैं वो वास्तव में कौन है, तो आप बता सकते हैं कि साहब ये एक उस समय के चित्रकार थे, माइकल एंजेलो को आप देख सकते हैं। इतनी बातें समझ गए। मूर्ति कला और स्थापत्य कला की अगर हम बात करें तो पहले मध्यकाल में गोथिक कला की शुरुआत थी, मतलब नुकीली मेहराबें होती थी जैसे चर्च की बिल्डिंगें।
लेकिन अब क्या हुआ कि इसमें अलंकरण आने लगा, सजीवता आने लगी, मानव मूर्तियां बनने लगी। आप देखेंगे कि इस समय के कई सारे कलाकार थे, जैसे ब्रूनलेस्की था, जियोबर्टी था, पोलेशियो था। इनमें से सबसे इम्पॉर्टेंट है सेंट पीटर का गिरजाघर। मैंने ऑलरेडी पिक्चर्स आपको प्रोवाइड की हैं। आप इसमें देखेंगे मूर्ति कला को लेकर काफ़ी ज़्यादा प्रमोशन मिला। जिसमें एंजेलो की अगर हम बात देखें तो उनकी डेविड और पियथा नाम की जो कलाकृति है काफ़ी अनुपम उदाहरण है। देखकर ही लगता है कि वास्तव में कि अपने आप करुणा आपकी जाग जाएगी कि किस तरीके से ईसा मसीह को अपने गोद में लिटाए हुए हैं। ठीक है, संगीत की अगर हम बात करें तो इस समय उस मध्यकाल के जो कर्कश ध्वनि का जो रिबिक होता था, उस यंत्र की जगह पे वायलिन आ गया। और वायलिन की तो आवाज़ आज भी आपको मधुर ही लगती है। कोई आपका प्रेयसी, कोई आपका प्रेमी अगर वायलिन आपको बजा के मोहित करता है तो आज भी आपको अच्छा ही लगता है। तो वायलिन आ गया, ओपेरा आ गया। ओपेरा का मतलब बड़े बड़ी नाट्यशालाएँ, उसको बोलते हैं ओपेरा। आपको भी पिक्चर्स दिखाएंगे यहाँ। इन सारी चीज़ों का विकास हुआ, यानी कि लौकिक संगीत आ गया, मानव के अंदर बदलाव आ गए। और यही चीज़ विज्ञान में देखने को मिलती है। विज्ञान में मैंने आपको बताया कि कोपरनिकस ने कैसे चर्च का खंडन किया, कैसे उनके खंडन को प्रमाणिकता प्रदान की ब्रूनो ने, कैसे गैलीलियो ने उसे प्रूफ कर दिया, न्यूटन ने कैसे गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दे दिया, कैसे बेसलियस ने सर्जरी की शुरुआत कर दी, किस तरीके से जर्मनी के गुटेनबर्ग ने प्रिंटिंग प्रेस को छापकर पूरी दुनिया में बाइबल का अनुवाद प्रचारित कर दिया, कैसे ग्रेगरी ने, जो उस समय के पोप हुआ करते थे, उन्होंने सौर वर्ष को एक साथ लिपिबद्ध करके, लिपि वर्ष को इंक्लूड करके एक सौर चक्र का निर्माण किया, जो आज भी हम ग्रेगोरियन कैलेंडर के नाम से जानते हैं। भौगोलिक खोजों ने कैसे विश्व को एक दूसरे से मिला दिया, कैसे भौगोलिक खोजों ने उपनिवेशवाद, साम्राज्यवाद और राष्ट्रवाद को जन्म दिया। ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। हालांकि आपको हमने चीज़ें बता दी हैं और आपको डिटेल में दे दी हैं, तो इनको बार बार पढ़ना उतना अच्छा नहीं है। सामाजिक जीवन की अगर हम बात करें तो पहले क्या था? पहले मानव जो होता था मैनर व्यवस्था में, बंधन में बंधा था, विमुक्त नहीं था, सोच नहीं पाता था, अपने अंदर की असीम संभावनाओं के प्रति समझ नहीं पाता था, वैज्ञानिक दृष्टिकोण नहीं था, विश्लेषण नहीं कर पाता था, यही नहीं समझ पाता था कि आज हम अपने जीवन में किस लिए आए हैं। जैसे मैं एक गाना सुनता हूँ कि ऐ मनुष्य तेरे जीवन का कुछ भी नहीं ठिकाना, जो अपना कर्तव्य उसी पर न्यौछावर हो जाना, क्या लाए थे क्या ले जाओगे। तो ये जो चीज़ें हैं ना, पता ही नहीं है मानव को हमें क्या करना है। आज भी आप देखेंगे कई बच्चे, आज आप लोग क्लास देख रहे होंगे, हो सकता है आपका पड़ोसी, आपका दोस्त, आपका मोहल्ले का कोई बाबू सोना कर रहा हो, उनको पता ही नहीं कि हमें क्या करना है जीवन में। बाद में बोलेंगे कि मोदी जी नौकरी नहीं दे रहे, बाद में बोलेंगे कि अमित शाह नौकरी ही नहीं दे रहे। सरकार के दोष हो सकते हैं भाई, लेकिन अपना टैलेंट भी तो बढ़ाओ। खुद का क्यों नहीं बिजनेस एस्टेब्लिश कर लेते हो? मजबूती देखो, जब आप अंदर से स्ट्रांग होते हो ना तो 1000 रास्ते हैं। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि मेरे पास 1 लाख तरीके हैं पैसे कमाने के, लेकिन नहीं कमाना है पैसा। तो ये जज्बा होना चाहिए, अपने आप को परफेक्ट बनाइए। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। अब आप में से कुछ लोगों को लग रहा होगा सर एक तरीका हमें भी बता दो पैसा कमाने का, तो IAS बन जाओ, आप पैसा कमा लोगे बहुत सारा। ठीक है, धार्मिक जीवन की हम बात करें तो आप बताइए, धार्मिक जीवन में धर्म चला गया, धर्मनिरपेक्षता आ गई, धर्मनिरपेक्षता ने आडंबर को समाप्त कर दिया, चर्च की प्रभुता को समाप्त कर दिया, लौकिकता की बात होने लगी, भौतिकवादी संस्कृत आ गई, मानव को प्रमोट किया जाने लगा। ठीक है, जो उस समय की पादरी होते थे जो विलासिता का जीवन जीते थे उसे समाप्त कर दिया गया। राजनीतिक जीवन की अगर हम बात करें तो उदारवादी विचारधारा का जन्म हुआ, सामंतवाद की समाप्ति हुई, आगे चलकर राष्ट्र राज्यों का निर्माण हुआ, शक्तिशाली राष्ट्र बनकर आए। मैकियावेली की द प्रिंस वास्तव में आधुनिक राष्ट्रों के निर्माण की बात करता है। मतलब ये लास्ट है, प्रबोधन का लास्ट है ना, सॉरी प्रबोधन का प्रारब्ध है, पुनर्जागरण का लास्ट है। तो आप समझ सकते हो कि यही चीज़ें तो आगे राष्ट्र को बनाएंगी। इन्हीं चीज़ों से तो प्रेरित होकर कोई अमेरिकन रेवोल्यूशन करेगा, तो कोई फ्रेंच रेवोल्यूशन करेगा, इन्हीं को तो पढ़कर करेगा, इन्हीं को तो पढ़कर रूसो कांट आएंगे। तो यही सारी चीज़ें हम आगे आपको पढ़ाएंगे। लेकिन आप यहाँ पे समझ जाइए, कई बच्चों को ये भी होता है कि पुनर्जागरण के जो दांते, पेट्रार्क, मैकियावेली हैं ना, इन सबको वो लोग प्रबोधन में डाल देते हैं। तो ये गलतियाँ आपको नहीं करनी है, समझ गए। तो इस तरीके से हमने आपको ये पूरा का पूरा टॉपिक कवर करा दिया। ठीक है,
अभी हम आपको सारे चित्र दिखा देंगे, सारी पीडीएफ दिखा देंगे, लेकिन इससे पहले हम आपको कुछ क्वेश्चन के बारे में बता दें जो क्वेश्चन इतने टॉपिक पढ़ने के बाद आपसे पूछे जाएंगे। हालांकि हम अगले पार्ट में इन्हीं सारे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और भी नए क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो आपको पता होना चाहिए पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा सकता है कि पुनर्जागरण द्वारा संसार और मानव के प्रति जो रुचि जगी उसी का दूसरा पक्ष था खोजों और अनुसंधानों का युग। यानी कि सिंपल सी बात है कि खोजों और अनुसंधानों ने पुनर्जागरण को जागृत किया। तो ये तो एक कारण हुआ ना, कई अन्य कारण आप बता देंगे। दूसरा, इन सब के फ्रेम और आंसर हम कराएंगे नेक्स्ट टाइम तीसरे पार्ट में, इसलिए आप निश्चिंत रहिए। अभी तो हम आपके अंदर आग जला रहे हैं, ताकि आग जल जाए, अगली बार तो हम खाना भी बना देंगे, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है कि पुनर्जागरण राजनीतिक अथवा धार्मिक आंदोलन नहीं था, वह एक मनोदशा थी। अभी मैंने आपको बताया कि ये राजनीतिक नहीं था, धार्मिक नहीं था, इसने क्या किया था, मानव के अंदर को चेतना को जागृत किया था। तीसरा, पुनर्जागरण ने संसार और मानव की खोज की। संसार का मतलब भौगोलिक खोजों को बढ़ावा दिया और मानवतावाद को प्रमोट किया। क्या केवल यही किया था? और भी किया था, तो वो भी बता देंगे, पहले इनको एक्सप्लेन करेंगे। चौथा क्वेश्चन, मानवतावाद पुनर्जागरण का स्रोत और परिणाम दोनों था। यानी कि मानव ने ही पुनर्जागरण को प्रमोट किया और पुनर्जागरण ने ही आगे चलकर मानवतावाद को बढ़ावा दिया, और भी काम किए, ये भी पढ़ाएंगे। पांचवा क्वेश्चन, यूरोप के पुनर्जागरण के मुख्य लक्षण, ये तो अच्छे से आप बता देंगे। छठा क्वेश्चन, पुनर्जागरण के मुख्य तत्व कौन से थे, यानी कि विशेषताएं कौन सी थी? 8 थी, आप उनमें से किसी को बता दीजिए। यूरोप के इतिहास में इसका क्या महत्व है, आप बता दीजिए। प्रभाव क्या पड़ा, कला में, विज्ञान में, साइंस में, सब में बता दीजिए। पुनर्जागरण के स्वरूप का निर्धारण कीजिए, क्या मध्यम वर्गीय था, सारी चीज़ें बता दीजिए। आप अच्छे से बता सकते हैं ना स्वरूप पे, तो अब विशेषताएं मतलब मानववाद को लेकर, व्यक्तिवाद को लेकर हजारों हैं, आप कुछ भी लिख दीजिएगा, बताएंगे सारी चीज़ें। फिर आपका आता है यहाँ पे कौन सा क्वेश्चन, 8वां क्वेश्चन, साहित्य और कला के क्षेत्र में पुनर्जागरण के प्रभावों की विवेचना करें। अभी मैंने आपको बताया साहित्य में किस तरीके से स्थानीय भाषा आई, साहित्य में किस तरीके से नाटक पद्य शैली की जगह गद्य शैली आई, किस तरीके से कहानियों का संग्रह हुआ, डेकमोरन नाम की कविताएं लिखी जाने लगी, ठीक है। पुनर्जागरण विद्वानों ने, ये आगे का क्वेश्चन है, ये अभी का नहीं है। पुनर्जागरण विद्वानों ने अंडे दिए थे जिनको बाद में धर्म सुधार आंदोलन के जनक लूथर ने सेया था। मतलब यही है कि पुनर्जागरण ने धर्म पर जो चोट की थी, उसी धर्म की चोट को आधार बनाते हुए मार्टिन लूथर किंग ने धार्मिक सुधार आंदोलन शुरुआत की थी। हालांकि हमारा नेक्स्ट पार्ट यही है आगे, कहने का मतलब पार्ट 1 आपने पढ़ लिया, पार्ट 2 आपने ये पढ़ लिया, तीसरे पार्ट में क्वेश्चन पढ़ेंगे, चौथे पार्ट में जो हमारा नया टॉपिक होगा वो धर्म सुधार आंदोलन होगा, फिर 5वें में धर्म सुधार आंदोलन के क्वेश्चन होंगे, 6ठे में फिर हमारा वाणिज्यवाद होगा। समझ गए, ये हमारा क्रम है। तो इस तरीके से आपने पूरा टॉपिक कंप्लीट कर लिया, सारे क्वेश्चन आपने देख लिए। अब हम आपको अपनी पीडीएफ दिखाते हैं। देखो ये होता है पढ़ाने का तरीका, नहीं तो अभी तक आप बोर हो जाते। ये सारी चीज़ें हमने आपको पढ़ा दी हैं, ठीक है। ये पृष्ठभूमि वगैरह हमने आपको सारी चीज़ें बता दी थी, आपने देखा होगा, ठीक है। चलिए, ये हमने सब कुछ आपको एक एक लाइन पढ़ाई है, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, ऐसा आपको नहीं लगना चाहिए। ये देखो उस समय की भौगोलिक खोजें, ठीक है। ये देखो यहाँ पे सबका दिया हुआ, कोलंबस, ठीक है, कार्ब्रेल, वास्को डी गामा, मैगलेन का ये है, ये ब्लू वाला जो है ना, ये पूरी दुनिया का चक्कर लगा के गया था। वास्को डी गामा का ये नीचे देखो जा रहा है। बार्थोलोमेव डियाज का ये था, यहाँ पे कोलंबस का ये था, अमेरिगो का भी यही था। तो आप ऐसे देख सकते हैं विश्व की खोज हुई थी, ठीक। फिर आगे चलकर आप ऐसे देख सकते हैं वास्को डी गामा का उस समय कैसे यहाँ से वो गया था, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं वास्को डी गामा का, यहाँ मैगलेन को भी दिया गया है, ठीक। तो फिर आगे आता है यहाँ पे वास्को डी गामा का रूट, बार बार वही चीज़ें हैं, आपको तो पता है, क्या बार बार दिखाना है इनको। ये आप देख सकते हैं इस्तांबुल, जो मैं आपको बता रहा था, ब्लैक सी से लग रहा है, कुस्तुनतुनिया, ठीक है। ये ग्रीस है, मैंने आपको बताया ही था अभी, ठीक। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं ये गुटेनबर्ग का है प्रिंटिंग प्रेस, ठीक है। आप देख सकते हो प्रिंटिंग प्रेस, जैसे आजकल नहीं होता है, आपने देखा हो छापा खाना। आप लोग अगर बोरे वगैरह के काम देखते होंगे, बोरे वगैरह का मतलब जो टाट की बोरियां होती है ना, उसमें जो छपाई होती है वो वास्तव में ऐसी मशीनों से होती है आज भी। हालांकि अब तो काफ़ी वैसी मशीनें भी आने लगी हैं, बाकी हमने आपको पढ़ाई दिया है, ठीक। अब आप ये देख सकते हैं गैलीलियो, ये गैलीलियो साहब हैं, ये देख रहे हैं कितना अच्छा इनका लुक है। इन्होंने ये दूरबीन बनाई थी, टेलीस्कोप, ठीक है। ये देखो देख रहे हैं टेलीस्कोप से, ठीक है। तो आप ये देख सकते हैं। फिर यहाँ पे आती मोनालिसा जी, आपकी फेवरेट, देख रहे हो, है ना, आप ही को देख रही हैं, मतलब कुछ भी हो जाए आपको देख रही हैं कि बताओ आप लोग हमको पढ़ रहे हो, ठीक है। तो आप देख रहे हो ना, इनके चेहरे की मुस्कान मंद मुस्कान है, बिल्कुल
ऐसा नहीं है कि बिल्कुल फुहड़ता से हंस रही हैं, मंद हंस रही हैं। और ये पीछे का आप दृश्य देखिए 3D प्रिंटिंग में दिख रहा है पूरा एक तरीके का, ठीक है। और ये ऑयल पेंटिंग है, ठीक। तो ये इसीलिए तो आज तक बनी हुई है, नहीं तो आज तक थोड़ा ना बन पाती। ये है द लास्ट सफ़र, ये आप ऐसे देखिए, ये है लास्ट सफ़र। अब आप यहाँ पे एक चीज़ देखो, इस पूरे चित्र में ईसा मसीह अलग सोच रहे हैं, ये अपना अलग सब गुफ्तगू कर रहे हैं। इनको लग रहा कौन है भाई, कौन है कि कौन चाह रहा है कि ईसा मसीह साहब मर जाएं, ठीक है। आप लोग एक मूवी देखिएगा, यूट्यूब पर पड़ी हुई है, बहुत अच्छी मूवी है, ईसा मसीह से रिलेटेड है, अच्छी मूवी है। मैं वैसे शेयर तो करता नहीं मूवी, ईसा मसीह की मूवी है, बहुत अच्छी मूवी है, आप डालिएगा उसमें। ये है मैडोना का चित्र, देख रहे हो कितना अच्छा, कितनी सुंदर लग रही है मैडोना जी बच्चे को, ठीक है, लिए हुए हैं, ठीक। तो मैडोना का चित्र है। ये है सेंट पीटर्सबर्ग का गिरजाघर, आप ऐसे देख सकते हैं, ये नुकीली मेहराब इसको बोलते हैं, ठीक है। ये अलंकरण वगैरह अब अलंकरण होने लगा है, ठीक है। ये देखो मानव मूर्तियाँ हैं यहाँ पे, पहले ये नहीं होती थी, लेकिन अब मानव मूर्तियों को यहाँ पे रखा जाने लगा था। ये देख सकते हैं दूसरा है, ये एक तरीके का क्या है बताइए, ये प्याथा, प्याथा में ये ईसा मसीह हैं, जब सूली पर लटकाए जाते हैं ना, तो उसके बाद का चित्र है। तो ये आप देख सकते हैं प्याथा में किस तरीके से लिए हुए हैं, मार्मिक बिल्कुल लग रहा है, ठीक है ना। तो ये आप देख सकते हैं चित्र। बाकी यही सारी चीज़ें मैंने आपको पढ़ा दी पूरी डिटेल में, PDF भी आपको दे दी है, अब आप इनको लिख सकते हैं। इसके बाद आपको देखो कोई बुक नहीं पढ़नी है अब, ठीक है ना, कोई बुक आपको नहीं पढ़नी है। ये मैडोना का ही चित्र है दूसरा, ये आप देख सकते हैं मोनालिसा जी का ही चित्र है, ठीक है। ये देखिए इनके शिष्य थे, जैसे पीटर था, जॉन था, जुडास था, जेम्स था, फिलिप्स था। फिलिप्स कंपनी आप सुनते हो ना, वहीं से है, ठीक है। ये देखिए ये 3D में आप देख सकते हो चित्र, देख रहे हो कितना मार्मिक दृश्य लग रहा है, मतलब देख के ही आपको दया आ जाएगी। इससे वैसा चित्र और कौन सा होगा। ये चित्र आपको याद आना चाहिए। यहाँ पे मैं एक बात बताऊँ, अभी हाल ही में कोविड-19 के पेंडेमिक में एक महिला ऑटो में अपने बच्चे को ऐसे ही लिए बैठी है, बच्चा मृत हो गया है, तो आप देखेंगे वो चित्र ऐसे ही है, मार्मिक। सोचो जब वहाँ मार्मिकता आ सकती तो यहाँ पे नहीं आ सकती है, ठीक है। ये आप उस समय का चित्र देखिए, ये पीटर्सबर्ग, ठीक है, सेंट पीटर्सबर्ग गिरजाघर, ठीक। ये यहाँ पे ओपेरा, ये नाटक वगैरह होता था ना, ऐसा ओपेरा होता था। आजकल का तो ऐसा हो गया थोड़ा, आजकल का आप ऐसे देख सकते हैं ना, कितने सजे धजे लोग हैं, ओ करके गाना गाते रहते हैं, ठीक है। फिर ये वायलिन आपका फेवरेट बजा रहा होगा कोई ना कोई आपके लिए, ठीक। चलिए ये हो गया आपका, बाकी ये सारी चीज़ें हो गई, ये मैंने आपको दिखाई दिया। ये गैलीलियो साहब है, मैंने आपको दिखाई दिया अभी, ठीक है। फिर ये आते हैं यहाँ पे, ये है ओरिजिनल दूरबीन टेलीस्कोप गैलीलियो का, ठीक है। चलिए ये है आपका गुटेनबर्ग का प्रिंटिंग प्रेस। बाकी यहाँ पे और कुछ पढ़ने की ज़रूरत है नहीं, बाकी मैंने आपको कवर ही करा दिया। तो इस तरीके से आपकी आज की क्लास पूरी कंप्लीट हुई और आज आपने काफ़ी सारी चीज़ों को अच्छे से कवर कर लिया। आपने पुनर्जागरण पूरा पढ़ लिया, क्या कारण थे, क्या प्रभाव थे, क्या विशेषताएं थी, इटली में ही क्यों हुआ, कुस्तुनतुनिया को लेकर क्या विवाद था, मैपिंग भी देख लिया, 3D मैपिंग भी देख लिया, सब कुछ आपने कर लिया, क्वेश्चन भी देख लिए। अब हम नेक्स्ट पार्ट में यानी कि पार्ट 3 में इससे रिलेटेड सभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। वो क्वेश्चन आपको लिखने को भी देंगे, आप उनको लिखकर हमारे टेलीग्राम चैनल पर भेजेंगे, तो आप पे होलिस्टिक पूरा एक टॉपिक कवर हो जाएगा, ठीक है। जितने भी बैक ईयर में क्वेश्चन आए हैं उनको भी करा देंगे, जितने ये वाले क्वेश्चन है ये भी करा देंगे, तो आपको इससे रिलेटेड सारे टॉपिक कवर हो जाएंगे। फिर हमारा नेक्स्ट डे जो टॉपिक आएगा वो आएगा धर्म सुधार आंदोलन, इसको भी हम पूरा कवर कर लेंगे और इसके क्वेश्चन बाद में कर लेंगे। फिर वाणिज्यवाद को कवर करेंगे और फिर हम प्रबोधन पे आएंगे, ठीक है। उम्मीद है आप सारी चीज़ें समझ गए। मिलते हैं फिर आप ही के द्वारा क्वेश्चन थोड़ा ना है, मिलते हैं फिर अपने नेक्स्ट क्लास में। तब तक अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए।